तो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं अपने नोटबुक आईएएस के इस चैनल पे। नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका और चलिए देख लेते हैं आज के हमारे द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकले हुए हैं। आप सभी हमें फॉलो करते हैं तो जानते हैं यहाँ पे हम द हिंदू में जो भी निकलने वाले आपके करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होते हैं, जो भी एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स होते हैं, जो कि आपके करंट अफेयर्स में आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे बहुत ही विस्तार में डिस्कस करते हैं, जिससे कोई भी प्रश्न आपका ना छूटने पाए दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हमारे क्या क्या आर्टिकल्स निकले हुए हैं और साथ के साथ हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चंस यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो सकता है, जो कि प्लेसेस इन न्यू से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, वो हो सकता है आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, किसी भी चीज़ से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, करंट से संबंधित हो सकता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकले हैं और फिर हम स्टार्ट कर लेंगे अपने सेशन को। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसके पहले मैं आपको एक बता देती हूँ कोट क्या है हमारा दोस्तों। वो कोट है हमारा, वी सफ़र मोर ऑफन, वी सफ़र। मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा उम्दा नहीं है तो आप लोग मेरी राइटिंग से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन आपको पूरे एक एक अक्षर दिखेंगे तो उसके लिए वी सफ़र मोर ऑफन in imagination than reality। ये एन है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये कोट हमारा क्या कह रहा है। ये सेनेका एक फिलोसोफर थे हमारा, सेनेका उनका कोट है ये। उन्होंने कोट दिया था कि वी सफ़र मोर ऑफन इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। हम क्या है, हम अपने हम चीज़ों को इतना ज़्यादा, क्या कुछ लोग होते हैं ना ओवर थिंकर टाइप के लोग होते हैं, कुछ इतना ज़्यादा चीज़ों को इमेजिन कर लेते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो ये कैसे होगा। मतलब इतना ज़्यादा हमने चीज़ों के बारे में सोच लिया कि एक्चुअल में उतनी चीज़ थी ही नहीं, जितना हमने उसको लेकर के इतनी ज़्यादा इमेजिनेशंस अपने दिमाग में क्रिएट कर ली कि ये प्रॉब्लम होने वाली है। और बात ये होती है, जब आप इतनी ज़्यादा इमेजिनेशन कर लेते हो किसी चीज़ के बारे में, और खास करके नेगेटिव तरीके की इमेजिनेशन कर लेते हो, तो वो काम जो बहुत ही आसान होने वाला होता है आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके लिए टफ। वो कोई भी काम हो, जैसे आप नॉर्मल ही कहीं जाना है, आपको कुछ करने के लिए जाना है, किसी ऑफिस में जाना है, आप पहले से ही सोचने पड़ गए कि हाँ मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वहाँ पे ऐसा हो गया तो ऐसे पूछ लिया उन्होंने, तो ऐसा कर दिया, वैसे हो गया तो नहीं हुई, वहाँ पे मेरी जॉब नहीं लगी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। और इतना ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर बना लिया, इतना ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर बना लिया कि वहाँ जाने के बाद आप, सामने वाले ने पूछना ही नहीं चाहा आपसे इतना कुछ क्वेश्चन, लेकिन आप पहले से इतना ज़्यादा खुद को प्रेशराइज करके वहाँ पे बैठ गए कि आपके मुंह से निकलने वाला एक एक वर्ड पूरे डर में निकल रहा है वहाँ पे। तो जो चीज़ आपके लिए अच्छी होने वाली थी, उससे ज़्यादा वो वहाँ पे वर्स हो गई। और ये बात सच होती है कि जितनी प्रॉब्लम्स रियल लाइफ में होती नहीं है, उतने से ज़्यादा लोग इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। आज के टाइम पे जो जी रहे हैं उसको छोड़ करके वो 20 साल आगे तक का सोचते रहते हैं कि ये नहीं हुआ तो 20 साल बाद क्या होगा, हमारा फ्यूचर ऐसे कैसे हो जाएगा। सोचना चाहिए, सभी को सोचना चाहिए, ज़रूरी भी होता है सोचना। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही छोड़ देना चाहिए और एकदम निठल्ला हो जाना चाहिए कि हाँ ठीक है हम राम भरोसे रह लेंगे और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सोचना भी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि उसके लिए आप आज को ही जीना छोड़ दें। तो आप थोड़ी सी रियलिटी में भी रहिए, इमेजिनेशन भी करिए। इमेजिनेशन एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जिसको आप कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के कर सकते हैं। और इमेजिनेशन भी बहुत अच्छा होता है, एक तरीके का ड्रीम देखना किसी चीज़ को लेकर के कि हाँ हम वहाँ पे होंगे। एक पॉजिटिव तरीके का इमेजिनेशन करिए, वो भी बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि हम ये चीज़ें कर लेंगे तो हम इस स्टेप पे होंगे, हम इस जगह पे होंगे और हम ऐसा कर रहे होंगे यहाँ पे। तो वो चीज़ें करिए, ना कि नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या हो गया। तो उसको जब आप पॉजिटिव इमेजिनेशन करते हो ना, तो आपको एक मोटिवेशन आता है, ठीक है। मोटिवेशन आता है तो हम उस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर हम उसको ज़्यादा करके करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका ये कोट है आपका कि वी सफ़र मोर ऑफन इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी, ठीक है। तो ये कोट है, आप इसको नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए मैंने पूरा जो है कोशिश करी है कि एकदम से अच्छी अच्छी राइटिंग में आपके लिए लिखूं।
तो आप लोग देख लीजिएगा, मेरी राइटिंग जो है बहुत अच्छी नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ बहुत अच्छा लिखने की, लेकिन दोस्तों तो चलिए देख लेते हैं आज के हमारे क्या क्या आर्टिकल्स निकले हुए हैं। और बीच बीच में आप जानते हैं हम आपको एक कुछ कुछ जो है वोकैब्स अगर मुझे दिखती रहते हैं किसी आर्टिकल में, मुझे लगता है कि आपको बताना जरूरी है, तो मैं आपको वोकैब्स वगैरह का मीनिंग भी बताती रहती हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको कोई 2-4 वोकैब्स यहाँ पे दिखे तो आप उसको नोट डाउन करके रख लो, नोट डाउन करके रख लो। अगर मैंने जो मीनिंग बताई उसको लिख लो, उसके अलावा आप जाके गूगल सर्च कर लो एक बारी कि हाँ इसका एक्चुअल मीनिंग और क्या होगा, इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या हो सकता है। ना सिनोनिम्स एंटोनिम्स इतना ज़्यादा आप करना चाहो तो बस उसका एक वर्ड का मीनिंग ही लिख के कहीं पे रख लो, 1-2 बारी उसको देख लो। इससे आपकी वोकैब्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। 2-4 महीने 5 महीने के बाद आपको लगेगा कि हाँ अब तो सारी की सारे जितने वर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, कल को आप खुद से जब न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओ तो आपको जितने भी वर्ड्स मिलेंगे आपको लगेंगे कि हाँ ये वर्ड्स तो हमने पहले से देख रखे हैं, ये तो हमें मालूम है। और कल को आपको इंग्लिश और हिंदी का भी कंपलसरी पेपर होता है, तो इंग्लिश का जो पेपर होगा उसके लिए भी अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के हैं तो उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉम्प्रहेंशन वगैरह में भी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम नहीं आती। कॉम्प्रहेंशन में कुछ ऐसे वर्ड्स आ गए, कुछ ऐसा हो गया, तो वहाँ पे भी उसको टैकल करना उनको आसान हो जाता है। कॉम्प्रहेंशन को लेकर के लोगों के दिमाग में रहता है कि हाँ काफ़ी टफ वहाँ पे इंग्लिश दे देते हैं, हिंदी को बहुत गलत तरीके से वहाँ पे उसको कन्वर्ट करके गूगल ट्रांसलेट करके दे देते हैं। तो पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, एक्सरसाइज धर्म गार्जियन है दोस्तों, एक्सरसाइज धर्म गार्जियन है यहाँ पे। अगला होगा हमारा जो एक्सरसाइज हमारे इंडिया और जापान के बीच में किया जाता है, ईडी सीबीआई आर एट लिबर्टी टू अरेस्ट शेख शाहजहां कैलकाटा हाईकोर्ट। शेख शाहजहां जो थे संदेश खाली में, उनको कैलकाटा हाईकोर्ट ने कह दिया है कि ईडी और सीबीआई उनको ये पावर दे दिया, उन्होंने उनको ये आज़ादी दे दी है कि उनको वो वहाँ पे जाके अरेस्ट कर सकते हैं। ऐसा अरेस्ट करने वाला जो है पावर एक तरीके से अभी फिलहाल उनमें ईडी में जो है क्या कहते हैं आप नहीं था, लेकिन अरेस्ट करने के लिए उनको बोल दिया है कि वो क्योंकि भागे भागे फिर रहे हैं वहाँ से, तो उनको जो है अरेस्ट करने के लिए बोल दिया है हमारी जो है कलकत्ता के हाई कोर्ट ने। कलकत्ता पीएम मोदी इनॉग्रेट्स कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ये इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी का जो है इनॉग्रेशन किया मोदी जी ने। तो देखेंगे कहाँ पे किया है और किसने बनाया उसको, और थोड़ी चीज़ें उसके बारे में देख लेंगे। मिजोरम असेंबली अडॉप्ट रिजोल्यूशन अगेंस्ट बॉर्डर फेंस। बॉर्डर फेंस को लेकर के मिजोरम असेंबली ने जो है वहाँ पे कुछ कियोस क्रिएट किया है। कियोस मतलब कि वहाँ पे कुछ उन्होंने रिजोल्यूशन पास कर दिया है कि हम जो है इसके अगेंस्ट में है, क्योंकि हमारी सेंटर चाहती है वहाँ पे जो एफएमआर जो है फ्री मूवमेंट रेजिम है उसको हटाने की कोशिश करें म्यांमार के साथ में, और ये लोग ऐसा नहीं चाहते। तो हम देखेंगे कौन सा स्टेट चाहता है, कौन सा स्टेट नहीं चाहता, और कौन सा स्टेट बॉर्डरिंग जो है स्टेट बनाता है म्यांमार के साथ में, और क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी साथ में एक बारी हम इस पर नज़र दौड़ालेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों से न्यूज़ में लगातार चल रहा है तो क्वेश्चन बनने की यहाँ से पॉसिबिलिटी है। नेपाल इंडिया ऑफिशियल डायलॉग साइलेंट ऑन लैंडमार्क पंचेश्वर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पंचेश्वर प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे, जो इंडिया नेपाल के बीच में जो है काफ़ी टाइम से पहले से ये था कि हाँ होने वाला है, लेकिन उस पर कोई बात आगे बढ़ नहीं पा रही है, तो उसको देखेंगे हम। अगला होगा इंडियाज फाइट अगेंस्ट रेयर डिजीज़। रेयर डिजीज़ को लेकर के जो है हमारे आप एक आर्टिकल निकला हुआ है जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। विनेट ऑफ अ जेनस फेस्ड इकोनॉमी। जेनूज या जेनस जो भी बोलिए, ये जो है रोमन की डेटी है उनके नाम पे जो है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वहीं पे जब हम देखने लग जाएंगे तो हम आपको वहाँ पे इसका पूरा मीनिंग भी बता देंगे और आर्टिकल भी साथ के साथ देखेंगे अच्छे से। मणिपुर पुलिस प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेती आउटफिट। जो मेती आउटफिट है उसके अगेंस्ट में जो मणिपुर पुलिस है वो प्रोटेस्ट करने लग रही है, क्योंकि वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिशियल्स को उन्होंने किडनैप कर लिया था मेटी आउटफिट ने। तो हम जो मेटी आउटफिट जो है काफ़ी टाइम से न्यूज़ में बना हुआ है, वहाँ का एक आप कह लीजिए मिसक्रींट ग्रुप है, जो अतिवादी ग्रुप है, जो वहाँ पे कियोस क्रिएट कर रहा है। तो उसके बारे में देखेंगे कि ये न्यूज़ में कंटिन्यूसली बना है। तो पहले चल लेते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बॉर्डरिंग स्टेट टू म्यांमार। इसमें से आपको बताना है कौन सा म्यांमार से बॉर्डरिंग स्टेट नहीं है, हमारे इंडिया का बॉर्डर नहीं बनाता है म्यांमार के साथ में। कौन सा स्टेट? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इन चारों में से आपको बताना है कौन सा जो है बॉर्डरिंग स्टेट नहीं है म्यांमार के साथ में हमारा। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सीमावर्ती राज्य नहीं है? पहला मिजोरम, दूसरा मणिपुर, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो आप जो है देखिए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। हालांकि इससे कोई ना कोई संबंधित एक आर्टिकल होगा हमारे यहाँ पे मौजूद, तो वहाँ से आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं दे पाइएगा तो हम उसका आंसर फिर से देख लेंगे लास्ट में।
और इसके साथ में ही दोस्तों आप लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है आपका, इससे मोरल हमारा बूस्ट होता है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा पहला आर्टिकल कौन सा है। पहला आर्टिकल दोस्तों हमारा धर्म गार्जियन से संबंधित है। द इंडियन आर्मी एंड द जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स। जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स कहाँ पे, ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज विलेज इन राजस्थान बीकानेर फॉर धर्म गार्जियन अ 2 वीक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये 2 हफ्ते तक चलती ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसकी, ये भारत की और जो है जापान की साथ में है। और ये कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है आपका महाजन फील्ड फायरिंग रेंज विलेज राजस्थान के बीकानेर में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम धर्म गार्जियन के बारे में भी देख लेते। ये है हमारा धर्म गार्जियन। अबाउट एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, इट इज़ एन एनुअल एक्सरसाइज। ये हर साल में होता है। एंड कंडक्टेड अल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड जापान। एक बार जापान में होगा, एक बार फिर इंडिया में होगा। तो मान लो इंडिया में हर 2 साल पे ऐसा कंडक्ट होता है, इस तरीके से मान लो। इट इज़ द 5th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये 5वां एडिशन है जो अभी चल रहा है यहाँ पे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, इंडिया और जापान का। एम ऑफ द एक्सरसाइज इज टू फोस्टर मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाना, इसका एम है। मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाना इसका एम है दोस्तों। दूसरा है इनहांस कंबाइंड कैपेबिलिटीज टू एग्जीक्यूट जॉइंट ऑपरेशन इन सेमी अर्बन एनवायरमेंट्स अंडर चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर। यूनाइटेड नेशन चार्टर चैप्टर 7 के अंतर्गत जो है ये एक जो है अपना इन्हांस करना चाहते हैं, कंबाइंड कैपेबिलिटी को इन्हांस करना चाहते हैं। जो सेमी अर्बन एनवायरमेंट में अगर कोई ऑपरेशन करना हुआ, मतलब अर्ध शहरी क्षेत्रों में, कोई अर्ध शहरी जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है कोई ऐसा इनको एक्सरसाइज करनी पड़ी, तो उसके लिए भी अपना ये जो है अपने को इन्हांस कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। द एक्सरसाइज वुड फोकस ऑन अ हाई डिग्री ऑफ फिजिकल फिटनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है। जॉइंट प्लानिंग के साथ, जॉइंट प्लानिंग साथ में प्लान करना चीज़ों को बनाना कि कैसे क्या होगा। जॉइंट टैक्टिकल ड्रिल्स एंड बेसिक्स ऑफ स्पेशल आर्म्स स्किल के बारे में और टैक्टिकल ड्रिल्स के बारे में कि कैसे क्या किया जाएगा, सारी चीज़ों के बारे में। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट विल एनेबल द 2 साइड्स टू शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टैक्टिक्स। इनकी जो कलाएं हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उन दोनों आर्मी की, तो एक दूसरे को वो शेयर करेंगे। इसका सिग्निफिकेंस ये है, टेक्निक को शेयर करेंगे। प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग टैक्टिकल ऑपरेशंस। द एक्सरसाइज विल ऑल्सो फैसिलिटेट डेवलपिंग इंटरऑपरेबिलिटी को फैसिलिटेट करेगा डेवलप करने में। Bonhomie and camaraderie between troops of both the sides. Bonhomie and camaraderie between troops of the both sides. This will enhance the level of defense cooperation, further fostering bilateral relations between the two friendly nations. What are other exercises between India and Japan? इंडिया और जापान के बीच में और अदर एक्सरसाइजेस कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। एक है हमारा मालाबार। इट इज अ मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज इन विच इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट। मालाबार में 3 हैं, एक अमेरिका आता है, जापान और इंडिया। और ये क्या है, मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है। ये नेवल एक्सरसाइज है, समंदर वाली है। ठीक है, अगला क्या है, ऑस्ट्रेलिया। 4 है इसमें, मालाबार में 4 है। कौन कौन से, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, इनकी नेवल एक्सरसाइज है। और एक है जिमेक्स, जापान और इंडिया जो है मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये भी नेवल एक्सरसाइज है, सिर्फ इंडिया और जापान के बीच में होता है। तो जिमेक्स के नाम से ही आप याद रख सकते हैं, जिमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिमेक्स। शिन्यू मैत्री एयरफोर्स का है, इंडिया और जापान के बीच में। शिन्यू मैत्री क्या है, ये एक्सरसाइज है एयरफोर्स की, भारत और जापान के बीच में। ठीक है, और ये वाली न्यूज़ थी, ईडी सीबीआई आर एट लिबर्टी टू अरेस्ट शेख शाहजहां। कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि ईडी और सीबीआई जो है, संदेश खाली की न्यूज़ आप जानते होंगे कि वहाँ पे एक बाहुबली के ऊपर कई औरतों ने, एक बाहुबली नहीं 3-4 लोगों के ऊपर जो है वहाँ पे उन्होंने ब्लेम लगाया कि ये लोगों ने उनके साथ में एक तरीके से उनका मोलेस्टेशन किया है औरतों का, बहुत गंदे तरीके से। और इसको लेकर के वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग रहा था। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर ये भागे भागे फिर रहे थे, ये तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। तो वहाँ पर जो है अभी ईडी और सीबीआई को बोल दिया है हाई कोर्ट ने कि हाँ आप लोग इनको पकड़ सकते हो। ईडी के पास ये उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, पावर दे दी है कि आप पकड़ लो इनको, अरेस्ट कर लो। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल।
फेरी फेरी तो कई लॉन्च की जाती रहती हैं दोस्तों, कई बार आप न्यूज़ में देखते होंगे ये फेरी लॉन्च की, वो फेरी लॉन्च की, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि ये पहली कंट्रीज फर्स्ट, पहली इंडिया की इंडिजिनस हमारी खुद की बनाई हुई हमारे भारत की है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी है, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली है। इसको बनाया किन्होंने है, इसको बनाया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने, CSL ने बनाया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। और ये कहा जा रहा है कि द पायलट वेसल इज अ 24 मीटर कैटामरान विच कैन कैरी 50 पैसेंजर्स। ये 24 मीटर इसकी जो है लंबाई है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि लगभग 50 पैसेंजर्स को ये कैरी कर सकता है एक बारी में ये फेरी। और इसमें क्या है, इसका टोटल 17,300 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट है ये, जो ये आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बनाई हुई दिख जाएगी। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, पहली है ये इंडिया की हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बनने वाली। हाइड्रोजन फ्यूल में जो हमारा नॉर्मल पेट्रोल, डीजल और इन सब से चलने वाली होती है दोस्तों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG वगैरह से जो हमारी वेसल्स वगैरह चलती हैं या गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, तो उनमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। उसमें जो है आपको कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। आप देखेंगे व्हीकल से निकलने वाले कार्बन का पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट के पोल्यूशन में, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो जो हाइड्रोजन फ्यूल होती है पूरे तरीके से क्लीन एनर्जी है, और हमारा जो नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट है कि हम जो है नेशंस नेट ज़ीरो कमिटमेंट जो है हमारा, कि हम नेट ज़ीरो को प्राप्त कर लेंगे, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को। नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का मतलब ये होता है कि टोटल ज़ीरो कार्बन एमिशन पे आ जाएंगे। कार्बन एमिशन ज़ीरो होने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम कार्बन को जो है निकलेगा ही नहीं कहीं से भी, जो है कार्बन को एकदम से ही बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। फैक्ट्रीज वगैरह तो चलेंगे ही चलेंगी, ऐसा नहीं है, तो उनसे कार्बन तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि डेवलपमेंट का काम होगा और चीज़ें होंगी, तो ये सब करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता ही है। लेकिन नेट ज़ीरो का मतलब ये है कि जितना कार्बन निकला इन्वायरमेंट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। हमारे पास इतने पेड़ पौधे हैं कि उतना उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उतना ही कार्बन निकले जितना कि हमारा इन्वायरमेंट उसको जो है टॉलरेट करने की क्षमता रखता हो। तो मतलब कि जीरो हो जाए, जितना निकला उसको जो है हमारे एनवायरनमेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो सब मिलाकर के जीरो हो गया। तो यही है नेट जीरो का कंसेप्ट, कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन को चाहते हैं। अभी क्या है, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी प्रकृति जो है, हमारे पेड़ पौधे आसपास में जितने हमारा कार्बन सिंक जो है वो उतना ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है जितना इन्वायरमेंट कार्बन जो है, कार्बन का एमिशन हो रहा है, कार्बन का उत्सर्जन जितना ज़्यादा हो रहा है उतना हमारा इन्वायरमेंट उसको अभी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो कोशिश ये है कि जितना हमारा इन्वायरमेंट उसको रिप्लेनिश कर दे, जितना जो है उसको एब्जॉर्ब कर ले, उतना ही कार्बन का एमिशन हो। तो धीरे धीरे करके कार्बन एमिशन को थोड़ा डाउन करने की बात कही जा रही है, जिससे कि हम अपने नेट जीरो के टारगेट को प्राप्त कर सके दोस्तों, ठीक है। और ये क्या है, द हाइड्रोजन फ्यूल वेसल हैज फुली होम ग्रोन टेक्नोलॉजी। पूरे हमारे यहाँ होम ग्रोन टेक्नोलॉजी, हमारे घर की, हमारे इंडिया की बनी हुई सारी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है पूरे तरीके से। एंड इट कैन बी रेप्लिकेटेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर अर्बन मोबिलिटी एप्लीकेशन। जो अर्बन मोबिलिटी एप्लीकेशन है, वो जो शहरी क्षेत्रों में जैसे नदी वगैरह जा रही है, यहाँ पे यमुना वगैरह बह रही है दिल्ली में आप देखेंगे, और वहाँ बेंगलुरु में भी जो नदियाँ बह रही है, तो उनसे जो है होते हुए ये फेरी को, तो जो अर्बन मोबिलिटी है, वैसे शहरों में जाम ना लगने पाए, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों का यूज़ करते लोग, प्राइवेट गाड़ियाँ यूज़ करते रहते हैं, तो जाम वगैरह लगता है, उससे पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो वो इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो है पोल्यूशन वगैरह में भी कमी आने की पूरी संभावना होगी। Mr. Modi also said that the various rail projects launched on Wednesday will further boost connectivity between साउथ तमिलनाडु एंड केरला। साउथ तमिलनाडु और केरला को जो है कनेक्ट करने के लिए उन्होंने कई जो है वेरियस रेल प्रोजेक्ट्स भी चलाए, ठीक है। मिजोरम असेंबली अडॉप्ट रिजोल्यूशन अगेंस्ट बॉर्डर फेंस। जो मिजोरम असेंबली है उन्होंने बॉर्डर फेंसिंग के अगेंस्ट में जो है एक रेजोल्यूशन पास किया हुआ है मिजोरम असेंबली ने। और क्यों पास किया हुआ है, क्योंकि अभी अमित शाह ने बोल दिया था, अमित शाह जी ने, कि जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने बोल दिया था कि जो FMR है, फ्री मूवमेंट रेजिम है, FMR, ये हम कब लेकर के आए थे दोस्तों, FMR 2018 में लेकर के आए थे, 2018 में। ये हम क्यों लेकर के आए थे, जो हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, खास करके जो ईस्ट वाली जो हमारी कंट्रीज़ हैं, उनके साथ में एक जो है ज़्यादा अच्छा रिश्ता मजबूत करने के लिए, कि फ्री मूवमेंट वहाँ के लोग और यहाँ के लोग फ्री तरीके से एक दूसरे के यहाँ पे आ जा सकते थे। तो इस वजह से हमने इसको लागू किया था। और जो है लगभग इतना था कि एक बॉर्डर से, मान लो म्यांमार का ये बॉर्डर है, तो यहाँ से 16 किलोमीटर अंदर हमारे इंडिया की तरफ लोग आके रह सकते थे, और यहाँ से 16 किलोमीटर यहाँ जा सकते थे। तो जो इंडिया की तरफ आ करके रहते थे
और ये उनको एक वहीं बॉर्डर से एक पास मिलता था, कोई बॉर्डर अथॉरिटी होती थी जो कि 1 साल के लिए वैलिड होता था, और एक बारी में आकर के ये 1 हफ्ते तक रह सकते थे इस एरिया में कहीं पे भी आकर के। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको लेकर के फिर बाद में, और आप देखेंगे कि मणिपुर वगैरह में काफ़ी कितना जो है मई से लेकर के 2023, मई 2023 से लेकर के अभी तक कितना ज़्यादा कियोस चल रहा है मणिपुर के अंदर में। तो उसको देखते हुए इन्होंने हमारे गृह मंत्रालय ने सोचा कि यहाँ पे जो एफएमआर फ्री मूवमेंट रेजिम चल रहा है उसको बंद किया जाए, उसको हटा दिया जाए म्यांमार के साथ में। और म्यांमार में अलग जो है प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे खुद जो है वहाँ पे जो मिलिटेंट्स हैं कुछ और जो वहाँ पे लोग हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स है वो सब एकदम बिखरी पड़ी है, वहाँ पे लोगों को भी मारा जा रहा है और चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इस बॉर्डर पे कोई है, किसी ने कोई गलत काम किया, तो जैसे ही हमारी अथॉरिटी जाती है उनको पकड़ने के लिए, वो अगर पोरस बॉर्डर होता है तो तुरंत भाग करके दूसरे जो है इस कंट्री में पहुंच जाते हैं। तो अब हमारी जो है ऑफिशियल्स वहाँ पे तो जा नहीं सकते हैं, और वहाँ पे भी यही हाल होता है, वहाँ के लोग यहाँ भाग के चले आते हैं। तो इस वजह से काफ़ी कियोस क्रिएट हुआ, और इसको एक बड़ा रीज़न बताया जा रहा था मणिपुर में जो है प्रॉब्लम क्रिएट होने का। वहाँ पे भी कुकी-ज़ोमी समुदाय हैं म्यांमार के भी एरिया में, और यहाँ पे भी रह रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या बातें कही जो मिजोरम की असेंबली ने इसमें पास किया। इन्होंने बोला द 60 मेंबर मिजोरम असेंबली ऑन, कितने मेंबर्स हैं मिजोरम असेंबली में? 60। मिजोरम असेंबली ऑन वेंसडे अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द सेंटर्स डिसीजन टू फेंस द इंडिया म्यांमार बॉर्डर एंड स्क्रैप द फ्री मूवमेंट रेजिम अग्रीमेंट विद द सिविल वॉर टॉन नेबरहुड। सिविल वॉर चल रहा है वहाँ पे, गृह युद्ध चल रहा है म्यांमार में, ठीक है। और हमारा बॉर्डर कितना है म्यांमार के साथ में? 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर है बॉर्डर। आप जाकर के चेक करिएगा कौन सा ऐसी कंट्री है जिसका सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ में। ये क्वेश्चन है आपका, कौन सी ऐसी कंट्री जिसका सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ में? 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार के बीच में। किलोमीटर बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज टू ट्रेवल अप टू 16 किलोमीटर इन ईच अदर्स। इस एफएमआर के जो है तहत 16 किलोमीटर के अंदर में जो है जा सकते थे लोग बॉर्डर के एरिया से, ठीक है। टेरिटरी विदाउट एनी वीजा, किसी वीजा की जरूरत नहीं होती थी, एंड स्टे फॉर अ लिमिटेड पीरियड, और एक लिमिटेड पीरियड तक रह सकते थे। इन द रेजोल्यूशन मूव्ड बाय मिजोरम होम मिनिस्टर के सबदांगा वहाँ के होम मिनिस्टर, द सेंटर was urged to reconsider its decision and take steps instead to ensure the Zhou ethnic people can live together without a fence dividing their ancestral land। जू एथनिक पीपल, यहाँ पे मिजोरम में क्या जू एथनिक पीपल रहते हैं, और ये जू एथनिक पीपल में कौन कौन लोग आते हैं? इनमें इन्होंने बताया द डोमिनेंट मिजोज ऑफ मिजोरम, मिजो जो मिजोरम के मिजोज हैं, मिजोज हो गए। कुकी-ज़ोमी हो गए ऑफ मणिपुर के कुकी-ज़ोमी हो गए। और द चिन्स ऑफ म्यांमार के चिन लोग हो गए, चिन्स हो गए म्यांमार के चिन लोग हो गए दोस्तों। और द कुकी चिन्स ऑफ बांग्लादेश, और बांग्लादेश के कुकी चिन समुदाय के लोग हो गए। एक कुकी-ज़ोमी मणिपुर का हो गया। मणिपुर में कौन सा समुदाय एथनिक ग्रुप है? जू एथनिक ग्रुप है। ये याद रखना है क्योंकि ये जो है बहुत दिनों से न्यूज में था, तो ये पूछा जा सकता है। कौन सा है? कुकी-ज़ोमी है वहां पे, कुकी-ज़ोमी एथनिक ग्रुप है वहां पे। ये यू है दोस्तों, यू कुकी-ज़ोमी एथनिक ग्रुप है वहां पे। कहाँ पे? आपके मणिपुर में, जहाँ पे इतनी दिनों से लड़ाइयाँ वगड़ाइयाँ चल रही थी, कितनी प्रॉब्लम, कितना कियोस क्रिएट हुआ था। और दूसरा है मिजोज, तो आप समझ लो कि मिजोरम के हैं। और तीसरा कौन से लोग? चिन्स, म्यांमार में चिन लोग प्रमुख रूप से, और बांग्लादेश में जो है कौन से? कुकी चिन्स बांग्लादेश में। तो ये सारे लोग जो अभी जो एथनिक ग्रुप के लोग हैं, इनके आपस में एक तरीके से कहिए कि शादी ब्याह, इन सारी चीज़ों का इनका आपस का रिश्ता होता है एक तरीके का। तो यहाँ पे जो मिजोरम के लोग हैं वो इस पक्ष में नहीं है कि वहाँ से फेंसिंग बनाई जाए, बॉर्डर म्यांमार के साथ में बॉर्डर पे फेंसिंग की जाए, क्योंकि ये लोग पहले साथ में ही रहते थे। बीच में जो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इनको एक तरीके से बीच से ही बॉर्डर लाइन खींच दी वहाँ पे
यानडूब की, आप कह लीजिए यानडूब की जो हमारी ट्रीटी थी यानडूब की, उसके तहत उन्होंने फिर एक बॉर्डर लाइन बना दिया इंडो और म्यांमार के बीच में। तो अब ऐसा हो गया कि कुछ कुछ गाँव के बीच से ही बॉर्डर होकर के गुजर गया, तो जो लोग एक ही कम्युनिटी के थे कुछ इधर रह गए कुछ इधर रह गए, तो उनका जो है आपस में रिश्ता तो बहुत पुराना रिश्ता है। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि ऐसा करने से प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो पाएगी। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी के चलते हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, हम इसको जो है यहाँ पे बंद कर दें, यहाँ पे फेंसिंग कर दें, क्योंकि चाहे ड्रग माफिया हो गए, चाहे मिसक्रींट्स हो गए, या वहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, हर तरीके से वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे तो ये दो एथनिक ग्रुप में ये चारों एथनिक ग्रुप आ रहे थे दोस्तों, कुकी चिन, मिजो चिन, और जो है कुकी चिन और कुकी जोमीज, मिजोज हो गए, और आपके ये चिन्स लोग गए। तो ये सारे ही जो एथनिक ग्रुप में आते हैं, जिनके लिए ये कह रहे थे कि आप जो है फेंसिंग वहाँ पे मत कीजिए। लेकिन जो मणिपुर है, मणिपुर ये पूरे जो है दिल से चाहता है कि जल्दी से जल्दी बॉर्डर की फेंसिंग कर दी जाए वहाँ पे। इसलिए अब जो है गवर्नमेंट क्या करे भाई, इनकी बात सुने कि उनकी बात सुने, तो ये भी तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है। The British geographically divided the Zhou ethnic people who have inhabited Mizoram and the Chin Hills of Myanmar। म्यांमार में चिन हिल्स है, चिन हिल्स कहाँ पे है, म्यांमार में जो चिन हिल्स है, और मिजोरम एकदम सटा हुआ ही एरिया है, तो वहाँ पे वो लोग रहते थे, और बीच में ही फिर बॉर्डर बना दिया ब्रिटिशर्स ने, तो बेचारे अलग अलग हो गए। तो कह रहे हैं कि इसमें हमारी फिर क्या गलती है भाई, हमें फिर से तुम लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि सबकी रिश्तेदारी है एक दूसरे के, यहाँ पे बहुत ही क्लोज रिलेशंस है, तो इस वजह से उनको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने की पूरी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। Once under their own administration, we have been dreaming of reunification and cannot accept the India-Myanmar border imposed upon us, Mr. Sabdanga said। वहाँ के जो मिनिस्टर थे उन्होंने बोला कि हम तो रीयूनिफिकेशन की सोच रहे थे कि हमारे जो कुकी जोमी समुदाय के लोग हैं अलग अलग हो गए थे, हम यूनिफाई हो जाएंगे, हम रीयूनिफिकेशन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो बात कही जा रही है कि हम बॉर्डर बना देंगे, तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। द मिनिस्टर सेड द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ नॉट येट इंटीमिटेटेड द मिजोरम गवर्नमेंट अबाउट इट्स प्लान ऑन इन इरेक्टिंग द बॉर्डर फेंस। और हमें जो है यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी तरीके से अभी बताया नहीं कि ऐसा करने वाली है, और ऐसा हम जो है पूरे सुन रहे हैं बार बार कि ऐसा करने वाली गवर्नमेंट, और हमें उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया सही से। और बात क्या कही, ऑन February 6 यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने 6 फरवरी को ऐसी बात कह दी थी, वहाँ पे जाकर के उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम ऐसा फेंसिंग एफएमआर को हटाएंगे। मेंटेन द कंट्रीज इंटरनल सिक्योरिटी एंड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। और क्या है, म्यांमार से कितने स्टेट हमारे लग रहे हैं, 4 स्टेट लगते हैं म्यांमार से। कौन कौन से, द 4 स्टेट्स बॉर्डरिंग म्यांमार, एक हो गया आपका मिजोरम, आपको क्वेश्चन मैंने दिया है वहां से देख लीजिएगा कौन कौन से है, उसमें कौन सा नहीं है। मिजोरम हो गया, और एक हो गया आपका नागालैंड, एम से 2 हो गया, मान लो एक मिजोरम हो गया, एक मणिपुर हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया। दूसरा आपका नागालैंड हो गया, नागालैंड हो गया। अगला आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 स्टेट्स बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, कहाँ, म्यांमार के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना इसको, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा जाने वाला है आपसे। कौन सा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ में लगते हैं वहां पे। तो जो ये मणिपुर है, अरुणाचल और मणिपुर, ये लोग चाहते हैं कि जल्दी से आप बॉर्डर की फेंसिंग करवा दो, लेकिन ये नागा और मिजो लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे जो है फेंसिंग की जाए, क्योंकि उनकी काफ़ी क्लोज रिलेशंस हैं उनके साथ में। तो चलिए चलते हैं, मैंने फिर से आपको एफएमआर जो है फ्री मूवमेंट रेजिम जो हमारा था उसको मैंने फिर से आपको एक बार याद करवा दिया है। और ये देखिए ये बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, और हाँ कई बारी मैंने आपको बताया कि इसमें से सबसे बड़ा बॉर्डरिंग स्टेट कौन सा है म्यांमार के साथ में, वो जाके एक बारी फिर से देख करके आप कमेंट में बताइए कि कौन सा इन सारे स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा बॉर्डर कौन से स्टेट का लगता है म्यांमार के साथ में। ठीक है, अगला क्या है हमारा, नेपाल इंडिया ऑफिशियल डायलॉग साइलेंट ऑन लैंडमार्क पंचेश्वर प्रोजेक्ट। अभी जो है यहाँ पे मीटिंग हुई है, लेकिन उसमें हमारा एक पंचेश्वर प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से लटका हुआ है, जो कि हम बनाना चाहते थे पावर जनरेशन के लिए। जो क्या काली रिवर है, जो काली रिवर है उनके ऊपर बनाने की बात कही जा रही थी, जिसको शारदा रिवर भी कहते हैं, महाकाली रिवर भी कहते हैं, 3 नाम है उसके, उन नदी के, उस नदी के। तो इस वजह से ये जो है बात अभी आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन और ये प्रोजेक्ट क्या था, The agreement aims to increase export of Nepali power to India to level of 10,000 megawatt over a period of 10 years। 10 साल में जो है 10,000 मेगावाट जो है
एक्सपोर्ट करने की बात कही गई थी पावर की। द अग्रीमेंट एम्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ नेपाली पावर टू इंडिया। नेपाल से जो पावर मिलने की संभावना है वो नेपाली पावर टू इंडिया को जो मिलती है वो 10 साल में 10,000 मेगावाट मिलने की बात कही गई थी इस प्रोजेक्ट के तहत। हाउएवर द पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज एम्ड एट जनरेटिंग 6,480 मेगावाट की बात कही गई है कि 6,480 मेगावाट जो है इस पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से जो है जनरेट होगा, टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन टू साइड्स। इंडिया और नेपाल के बीच में इक्वली डिवाइड होने की बात कही गई थी अगर ये जो है इतना यहाँ पे पावर का जनरेशन होता तो। लेकिन ये वाला जो है ऊपर वाला 10,000 मेगावाट का ये यहाँ से मिलने की बात थी नेपाल से, और भी जो वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह गवर्नमेंट भी चलाती है तो वहाँ से मिलने की बात थी। लेकिन ये पर्टिकुलर जो ये वाला प्रोजेक्ट है इसमें 6,480 मेगावाट बनने की संभावना है बिजली की, और इसमें से कहा गया कि दोनों को बराबर बराबर हिस्से में दिया जाएगा, बिजली का डिवाइड किया जाएगा। और साथ में ही अलॉन्ग विथ वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए जो पानी है वो लगभग 1,30,000 हेक्टेयर के आसपास नेपाली लैंड में सिंचाई होती इस नदी के माध्यम से, और इंडिया में 2,40,000 की बात कही जा रही थी हेक्टेयर्स की सिंचाई होती। तो यहाँ पे जो नेपाल है वो इस चीज़ को लेकर के राजी नहीं है कि भाई तुम पानी ज़्यादा ले लोगे, तुम्हारे यहाँ पे सिंचाई ज़्यादा होगी, तुम्हारे यहाँ ज़्यादा हेक्टेयर्स में सिंचाई की बात कर रहे हो, तो सारी चीज़ें इक्वल में होनी चाहिए, बराबर बराबर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर जो है जो सिंधु नदी वाला हमारा ट्रीटी है पाकिस्तान के साथ में, तो वहाँ का हवाला देते हुए फिर गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये ऐसी भी चीज़ें की जा सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम और चीज़ों को देख लेते हैं, ये रिवर के बारे में देख लेते हैं। मैंने जिस रिवर पे ये जो है स्थापित होने की बात कही जा रही है, द शारदा रिवर ऑल्सो कॉल्ड काली रिवर के नाम से भी जानी जाती है और महाकाली रिवर के नाम से भी जानी जाती है। पहले आपको मैं मैप ही दिखा देती हूँ दोस्तों। मैप में ये रही काली रिवर, ये एक तरीके से देखिए ये बॉर्डर बना रही है नेपाल और इंडिया के बीच में, ये उत्तराखंड का एरिया है, ये यहाँ से काली रिवर आ रही है दोस्तों, ठीक है। और करनाली रिवर ये है करनाली रिवर, ये नेपाल से होकर के इधर से गुजरती है, और ये कहाँ पे जाके मिलती है, घग्गर में मिलती है, जो कि हमारी गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। काली रिवर ट्रिब्यूटरी किसकी है, घग्गर की है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें, घग्गर की, ठीक है। तो पहले अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। ये घग्गर रिवर है, ये देखिए ये घग्गर रिवर जा रही है जिसमें आकर के ये मिल रही है ये काली रिवर, ठीक है, जिसको शारदा भी कहते हैं और महाकाली भी कहते हैं। गुरला मानधाता पीक, ये जो है करनाली कहाँ से निकलती है, गुरला मानधाता पीक से निकलती है, ठीक है। मानसरोवर लेक वहाँ ऊपर है। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में, कहाँ से ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। महाकाली रिवर ओरिजिनेट्स एट काला पानी इन द हिमालयाज एट एन एलिवेशन ऑफ 3600 मीटर, 11,800 की फीट पे हिमालय से निकलती है। कहाँ पे, काला पानी से, हिमालय के काला पानी जो है रीजन से निकलती है। इन द पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड का जो हिमालय वाला रीजन है वहाँ पे जो काला पानी वाला जो हिमालय का रेंज है वहाँ से निकलती है। पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ से ये काली रिवर निकलती है इंडिया। इट फ्लोस अलॉन्ग नेपाल्स वेस्टर्न बॉर्डर, नेपाल के कौन से बॉर्डर से, पश्चिमी बॉर्डर से गुजरती है, ये भी ध्यान रखना है आपको, वेस्टर्न विद इंडिया, एंड हैज अ बेसिन एरिया ऑफ 14,871 किलोमीटर के इसका पूरा बेसिन एरिया है। इट जॉइंस द घाघरा रिवर एट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। घाघरा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की, और काली रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, घाघरा नदी की, ठीक है। टेक्स द नेम काली, जब घाघरा को ये ज्वाइन कर लेती है तो फिर इनका नाम जो है, पहले शारदा नाम जो था वो नाम बदल के काली रिवर हो जाता है, ठीक है। रिवर फ्रॉम द यूनियन ऑफ द टू स्ट्रीम्स एट गंजी एज इट फ्लोज थ्रू द हिल्स, जब हिल्स के बीच में से निकलती है और जाके घाघरा में मिलती है तो वहां से फिर इसका नाम बदल के काली हो जाता है। आफ्टर ब्रह्मदेव मंडी नियर तानकपुर, आफ्टर ब्रह्मदेव मंडी नियर तानकपुर इट एंटर्स द तराई प्लेन्स वेयर इट इज कॉल्ड द शारदा रिवर। पहले ये काली रिवर कही जाती है, बाद में जब ये तराई रेंज में जो है आने लग जाती है तो यहाँ पे ये शारदा रिवर के यहाँ से जब निकल के तराई वाला एरिया जब आ जाता होगा, इधर वाला एरिया प्लेन वाला एरिया, तो यहाँ पे ये जो है शारदा रिवर के नाम से कही जाती है, ठीक है। और ये मिलती है किससे, घाघरा नदी में, घाघरा नदी की ट्रिब्यूटरी है काली रिवर, और घाघरा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की, ध्यान रखना है आपको, गंगा की, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिए, ध्यान दे दीजिए कैसे कैसे क्या क्या है, एक बारी नजर मार लीजिएगा जिससे याद रहेगा आपको। चलते हैं आगे।
मणिपुर पुलिस प्रोटेस्ट अगेंस्ट मैतेई आउटफिट। यहाँ पे जो मैतेई आउटफिट है, कौन सी आउटफिट है? आरामबाई तेंगोल। आरामबाई तेंगोल 2020 से न्यूज़ में है, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में आने लग गई है। एज अ इन्होंने कल्चरल आउटफिट, एक सांस्कृतिक आउटफिट के रूप में अपना निर्माण किया था कि हम जो है एक सांस्कृतिक आउटफिट है, और बाद में जो है दोस्तों वो यहाँ पे काफ़ी मिसक्रींट का काम कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और इनको एक रीज़न माना जा रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन, जो मणिपुर में इतना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वहाँ पे। ठीक है, इस जो है ग्रुप को माना जा रहा है। और इन्होंने क्या किया भैया कि वहीं के ही एक पुलिसमैन को किडनैप कर लिया एक तरीके से। ठीक है, एबडक्ट कर लिया उनको। पुलिस पर्सनल अक्रॉस द मैतेई डोमिनेटेड वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, मैतेई डोमिनेट वैली मणिपुर laid down arms on Wednesday to protest against the abduction of a police officer by member of आरामबाई तेंगोल। पुलिस ऑफिसर को ही जो है उन्होंने किडनैप कर लिया था ये आरामबाई तेंगोल ने, हालांकि बाद में जाके ऑफिसर्स ने उनको वहां से छुड़वाया। तो और फिर वहां के जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, स्थायी जो लोकल निवासी हैं, लोकल पीपल हैं, वो भी इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि जिस ऑफिसर को वहाँ पे पकड़ा गया था वो ऑफिसर भी मैतेई ही ग्रुप से बिलोंग करता था, लेकिन जो वहाँ पे रहने वाले मैतेई हैं वो भी उनका सपोर्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो है जो वहाँ के पुलिस वाले हैं वो इनके अगेंस्ट में आ गए हैं, कह रहे हैं कि भैया अब हम भी जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे इन लोगों को लेकर के। और यहाँ पे हम देख लेते हैं आरामबाई तेंगोल के बारे में, ये जो ग्रुप है ये न्यूज में बना हुआ है। तो ये देख ले, हु आर द आरामबाई तेंगोल ग्रुप। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज आरामबाई तेंगोल स्टार्टेड इन 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये कल्चरल आउटफिट के रूप में जो है शुरुआत करा था, लेकिन एक रेडिकल, बहुत ही अतिवादी संगठन के रूप में सामने आ गया कि कुछ भी करने लग गए, मारने पीटने लग गए, लोगों घर वर जलाने लग गए, इस तरीके का काम करने लग गए। अब देखिए रहे कि उन्होंने पुलिस वालों को ही जब किडनैप कर लिया। इट इज़ वन ऑफ द टू हार्ड लाइन मैतेई ऑर्गेनाइजेशन, दो हार्ड लाइन मैतेई ऑर्गेनाइजेशन है। एक ये आरामबाई तेंगोल हो गया, दूसरा कौन सा है? मैतेई लीपुन। मैतेई लीपुन जो है एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है। ये हार्ड लाइन ऑर्गेनाइजेशन है जो एक तरीके से रेडिकल ग्रुप से है, अतिवादी ग्रुप है, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के तरीके का काम करते हैं। सस्पेक्टेड टू बी इन्वॉल्व इन अ लार्ज नंबर ऑफ मैतेई कुकी क्लैशेज जो हुआ था मैतेई मणिपुर में। कौन सा, किन के बीच में क्लैशेस हुए थे, कौन से एथनिक ग्रुप थे दोस्तों, याद रखना है हमें, मैतेई और कुकी थे। मैतेई और कुकी के बीच में हुआ था मैतेई कुकी क्लैशेस, विच ब्रोक आउट इन मई 2023 में स्टार्ट हुआ था ये, काफी लंबे समय तक चला। आप देखेंगे कि कितने गंदे गंदे थे, विमेंस के साथ में भी कितने घिनौनी हरकतें वहां पे की गई थी, जिसको तो मतलब कि बोलते ही गूज बम्स हो जाते हैं दोस्तों, इतने गंदे तरीके से। हालांकि इनको मिलना तो चाहिए उसका वो। और बात क्या हुई कि अभी पिछले महीने ये आरामबाई तेंगोल ने एक जो है वो बुलाया, मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने जो असेंबली के लोग हैं उनको समन जारी कर दिया कि तुम लोग को भी यहाँ पे आना है। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पे पहुँच गए। तो लोगों ने फिर ये कहा कि भाई आप जो है ये आरामबाई तेंगोल, ये तो एक तरीके का मिसक्रींट ग्रुप है, रेडिकल ग्रुप है, आप इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हो। और वहाँ पे जाकर के उन्होंने एक दो बात ऐसे कह दी, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, हम आपकी कुछ कुछ बातों को मान लेंगे। तो वहाँ पे और ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ के बारे में बात करनी शुरू करी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोथ द ऑर्गेनाइजेशन हैड आर्म्ड देमसेल्व्स, आर्म्ड, ये पूरे तरीके से आर्म्ड है, इनके पास शस्त्र वगैरह है। एंड देयर मेंबरशिप ग्रू रैपिडली, बहुत तेजी से इनकी मेंबरशिप बढ़ी है। ऐसे ही एक तरीके से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बन जाते हैं दोस्तों, जैसे आप देखते हैं नक्सलाइट वगैरह रीजन्स में नक्सल्स वगैरह बन जाते हैं, उसी तरीके से ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा फिर भर्ती कर रहे हैं लोगों की, उनको गन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, शस्त्र वगैरह देते हैं। दे हैव बीन अक्यूज बाय द कुकी ग्रुप्स एंड द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेइंग अ लीडिंग रोल इन द वायलेंस। कुकी ग्रुप ने इनके ऊपर ये एक्यूजेशन लगाया था कि ये लोग ने बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करी वहाँ पे। आरामबाई तेंगोल हैज़ ऑल्सो बीन अक्यूज्ड ऑफ टारगेटिंग नागा कम्युनिटी, नागा कम्युनिटी को भी इन्होंने टारगेट किया था। द ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑल्सो सस्पेक्टेड टू बी इन्वॉल्व इन अ गन फाइट विद अ यूनिट ऑफ असम राइफल्स, के साथ में भी गन फाइट में किया था। और यूनियन होम मिनिस्टर विजिटेड मणिपुर इन जून 2023, जब वहां पे गए थे उन्होंने फिर कहा था कि हम जो है ये हटा देंगे वहां से। वाई डिड द ग्रुप समन मणिपुर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, यही बात है कि वहां पे उनको समन किया था जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे मणिपुर के, तो क्यों किया था। द मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड टू डिस्कस द डिमांड ऑफ आरामबाई तेंगोल, यहाँ पे इनकी कुछ कुछ मांग थी जिनको लेकर के समन किया था कि आप लोग आइए हमारी बात को सुनिए। तो मांग इनकी क्या क्या वहां पे है, क्यों ये इतना जो है प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट कर रहे हैं मणिपुर में आरामबाई तेंगोल जो ग्रुप है वहां पे। ये क्या करें, डिलिस्टिंग ऑफ कुकी फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट,
पूरा मामला ही इसी चीज़ से जो है शुरू हुआ है वहाँ पे कि किसको, कुकीज़ को एसटी की कैटेगरी में डाल दिया गया। कुकीज जो है वो एसटी की लिस्ट में आते हैं और मैतेई भी उसकी डिमांड, मैतेई को भी डालने की बात कही जा रही थी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लैश हो गया कि ये लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, इनको आप शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में डालने की क्यों बात कर रहे हैं। तो ये इनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्लैशेज वहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अब डिलिस्ट करिए आप जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, कुकी जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब को उनको जो दर्जा मिला है कुकीज़ को, उनको हटाइए, वो दर्जा उनका समाप्त कीजिए। डिपोर्टेशन ऑफ रिफ्यूजीज टू कैंप इन मिजोरम, डिपोर्टेशन ऑफ रिफ्यूजीज, जो रिफ्यूजीज हैं उनका मिजोरम की कैंप में फिर से डिपोर्टेशन करिए, फिर से वापस लाइए। और मिजोरम बॉर्डर फेंसिंग, और बॉर्डर फेंसिंग वगैरह को भी हटाइए, उसके भी पक्ष में नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ असम राइफल्स विद अदर पार्लियामेंट्री फोर्सेस, रिप्लेसमेंट ऑफ असम राइफल्स विद अदर पार्लियामेंट्री फोर्सेस, असम राइफल्स का जो है दूसरी किसी पार्लियामेंट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में उसको रिप्लेस कर दीजिए। असम राइफल्स को हटा करके कोई पैरामिलिट्री फोर्स वहां पे दूसरी लेकर के आइए। रिवोकिंग सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड कुकी मिलिटेंट ग्रुप, जो रिवोकिंग सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एक एग्रीमेंट था जिसको इन्होंने फिर से जो है लागू करने की बात कही है। तो और क्या क्या, लिस्टिंग ऑफ फ्रॉम द शेड्यूल, डिपोर्टेशन ऑफ रिफ्यूजीज टू कैंप इन मिजोरम, बॉर्डर फेंसिंग, ये बॉर्डर फेंसिंग वगैरह की बात कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें करिए। और डिपोर्टेशन ऑफ रिफ्यूजीज टू कैंप इन मिजोरम के कैंप में फिर से जो है उनका डिपोर्टेशन करिए जो रिफ्यूजीज हैं। ये एक जो है ये सारी चीज़ें थी कि वो आराम भाई तेंगोल क्या क्या डिमांड कर रहे हैं वहाँ पे। तो मेन मुद्दा उनका क्या है कि कुकी को आप पहला नंबर तो जो है जो ट्राइबल की लिस्ट है उससे हटाइए। तो ये आराम भाई तेंगोल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो मैंने सोचा आपको एक बारी बता दूँ, क्योंकि कई बारी लगातार ये न्यूज़ में, अभी भी देखो आप पहले ही पेज पे इनका जो है ये न्यूज़ निकला हुआ है, तो कहीं पे पूछे जाने की संभावना हो सकती है। ये अगला आर्टिकल क्या है दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है। विनेट्स ऑफ जेनूज फेस्ड इकोनॉमी, जेनूज दोस्तों ये देखिए, जेनूज फेस्ड मतलब कि जेनूज फेस्ड, इसका मतलब क्या होता है, ये एक वर्ड है, एक फ्रेज ही समझ लीजिए। जेनूज रोम की, रोमन डेइटी है, कोई देवी है रोम की, जिनके एक आगे भी चेहरा होता है, एक पीछे की तरफ भी चेहरा होता है, मतलब दोनों तरफ चेहरे होते हैं उनके, तो उनको जो है कहा जाता है जेनूज। तो उन्हीं के ऐसा, उसी को फिर हम ऐसा एक टर्म यूज करते हैं जेनूज फेस, मतलब कि दो चेहरे वाला एक तरीके से, या दो फेस हो किसी का, या दो फेज हो, मतलब एक कोई और चीज दिखाता हो जिसके दो डायमेंशंस हो, किसी चीज के द्विआयामी चीजें हो, तो वही है जेनूज फेस्ड इकोनॉमी। जेनूज फेस्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है दोस्तों कि जो हमारी अब विनेट्स मतलब कि एक तरीके से जो है शब्द जाल या शब्द चित्र बनाना या कुछ ऐसी चीज़ें करना, और उसका जो है डबल फेस को दिखाना। इकोनॉमी के डबल फेस की बात ये क्यों कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी जो चीज़ें वो बता रही है कि इतनी हमारी अच्छी चीज़ें हो गई, इंडिया बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, तो ये बात है कि हाँ कुछ लेवल पर हम ये चीज़ें देख सकते हैं कि इंडिया शाइन कर रहा है, लेकिन वहीं पर कुछ लेवल पर इसी को हमने शॉर्ट उसमें डाल रखा है जिससे यहाँ पे क्लैरिटी दिखे आपको, लेकिन वहीं पर ही जो इंडिया का कुछ ऐसा भी फेस है साइड में जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने बात कही। जैसे इन्होंने क्या कहा कि जैसे कि चीज़ें को हमारी गवर्नमेंट ने बोली कि हमारी इंडिया काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है, और G20 की जो सारी कंट्रीज़ है उनमें सबसे बड़ी जो है ग्रोइंग कंट्री के रूप में हमारी इंडिया ही है। तो इन्होंने पहला फर्स्ट द साइज एंड ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गवर्नमेंट जो बात कही कि हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GDP, उसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 30 के आसपास, 28-30 के आसपास हम $5 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी बन जाए जल्दी से जल्दी, विच इज प्रोजेक्टेड टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इन द नियर फ्यूचर एंड हैज, इतनी बड़ी हमारी जो है GDP काफ़ी तेजी से ग्रो कर रही है और हम नियरली थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरी दुनिया की बन सकते हैं। आगे हाई ग्रोथ रेट इन कंपैरिजन विद अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज, हमारी काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट है, ये एक बात कही है जैसे गवर्नमेंट ने। दूसरी बात गवर्नमेंट कह रही है कि द नंबर ऑफ पीपल हु हैव मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से जो बाहर आए हैं लोग, उनका भी बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है जो लोग गरीबी से बाहर निकल के आ गए हैं, तो ये एक बात कही गवर्नमेंट ने। तीसरी बात, विच इज़ क्लेम टू बी हाईएस्ट इन रिसेंट टाइम्स, अभी तक की सबसे बड़ी इतनी संख्या है जो कि पूरे अभी जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी टाइम से जो है गरीबी हटाओ का जो आंदोलन चल रहा है, उसमें से अब तक की सबसे बड़ी संख्या जो गरीबी से बाहर आई है जब हमारी मोदी गवर्नमेंट जो है सरकार में जब से वो है तब से आई है, ऐसा जो है सरकार का मानना है, ठीक है।
attributed to the prudent implementation of inclusive policies. तीसरी बात क्या गवर्नमेंट ने कही है, द सोरिंग स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी तेजी से ग्रो किया है और उसमें जो रजिस्ट्रेशन है, डीमैट अकाउंट जो खोले हैं लोगों ने, जिनको पहले डीमैट अकाउंट का पता ही नहीं होता था, डीमैट अकाउंट मतलब पेपरलेस अकाउंट, एक तरीके से कहिए ऑनलाइन जो अकाउंट खोलता है वही हो गया डीमैट अकाउंट। तो लोगों ने शेयर मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट खोला है इतनी ज़्यादा मात्रा में पहले की अपेक्षा, तो ये भी हमारा एक तरीके का ग्रोथ का इंडिकेटर है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने बताई कि गवर्नमेंट ऐसा कह रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं उसका दूसरा फेस देखते हैं, जैसा कि जेनूस फेस्ड इकोनॉमी इन्होंने बात कही कि द्विआयामी एक तरीके की हमारी जो इकोनॉमी चल रही है, दो फेस वाली, उन्होंने कहा कि ठीक है जो शाइनिंग इंडिया है इसको इन्होंने कुछ आंकड़ों के साथ में कहा कि हाँ ठीक है इंडिया शाइन तो कर रहा है, एक लेवल पे हम मान सकते हैं इंडिया शाइन कर रहा है। वो जैसे कि इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर कार सेल्स, पैसेंजर कार जो सेल है, कार की जो सेल बढ़ी है वो 2023 टू जनवरी 2024 क्लॉक्ड 3.42 मिलियन यूनिट्स, 3.42 मिलियन की कार की सेल हो गई है 2023 अप्रैल जनवरी 2024 के बीच में। और आगे भी अगर जो है ऐसे ही चलता रहा तो 4.1 मिलियन की हो जाएगी इस वाले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक में, इतने कार की जो है बिक्री हो जाएगी, लोगों ने इतना खरीदा होगा। और अगली चीज क्या कही इन्होंने, इंटरेस्टिंगली द एवरेज सेलिंग प्राइस इज 11.5 लाख अप फ्रॉम 7.65 लाख। और जो है जो पहले लगभग एक ऑन एन एवरेज गाड़ी की कीमत जो है लोग खरीदते थे, किस लेवल की गाड़ी खरीदते थे कि लगभग वो 7 से 8 लाख के बीच की गाड़ी खरीदते थे, वो बढ़ के ऑन एन एवरेज कितना हो गया, 11.5 लाख तक की जो है गाड़ियां लोग अभी ऑन एन एवरेज खरीद रहे हैं, परचेज करें, मतलब कि लोग बहुत ही लग्जरी कार्स को खरीद रहे हैं। अभी आप देखेंगे इसका ही एक और आर्टिकल था जिसमें दिया था कि 30% का इंक्रीज हो गया है अभी रिसेंट के ईयर्स में जो है लग्जरी कार की सेल्स में इंडिया में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ ये बात तो सही है, एंड अ 50% इंक्रीज लाख इन 2018-19 अ 50% इंक्रीज, 2018-19 से जो है ये 50% की बढ़ोतरी दिखा रहा है, सीधे सीधे उसका जो है दुगना जो है दाम, यहाँ पे दाम की गाड़ियां लोग खरीदने लग गए हैं। सिमिलरली द नंबर ऑफ डोमेस्टिक एयर पैसेंजर, जो हवाई यात्रा करने वाले लोग हैं उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। जैसे ऑल टाइम पीक, सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं, लगभग 141.6 मिलियन लोग रिकॉर्ड किए गए हैं 2019-20 के आंकड़े में। कितने लोगों ने हवाई यात्रा की है, 141, लगभग 14 से 15 करोड़ के आसपास लोग जो हवाई यात्रा करी। द फाइनेंशियल सेक्टर हैज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन वॉल्यूम्स एंड वैल्यूज, और फाइनेंशियल सेक्टर ने भी काफी ज्यादा हाई पीक को रिकॉर्ड किया है। अब यही जो है ये इन्होंने कहा कि ये चीजें गवर्नमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन इसी के ही साथ में और एक चीज इन्होंने कही कि जैसे इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्रॉस द 18,000 करोड़ मार्क लास्ट मंथ, पिछले मंथ जो है 18,000 करोड़ के जो है मार्क को क्रॉस कर दिया है। किसने, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ने, म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो डीमैट अकाउंट खोले गए शेयर मार्केट वगैरह में वो कितने बढ़ गए, इंक्रीज फ्रॉम 39.4 मिलियन से बढ़ के 39.4 मिलियन से बढ़ के डायरेक्टली कितने हो गए हैं। इन दिसंबर 2019 में 39.4 मिलियन था, और अभी 2019 के बाद से अभी कितना हो गया, 143.9 मिलियन जनवरी 2024 में हो गया। तो है तो ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इंक्रीज है दोस्तों। 143.9 मिलियन लोगों ने डीमैट अकाउंट खोला जनवरी 2024 तक में शेयर मार्केट वगैरह में। ठीक है कि हाँ ठीक है, ये हम मान सकते हैं कि ये दीज indicators however coexist with numerous indicators that reveal the distressed side of the economy which is a feature of a dual economy। ये कह रहे हैं कि हम मान सकते हैं कि ऐसा कुछ शाइन इंडिया का एक लक्षण दिख रहा है हमें, लेकिन इसी के साथ में कुछ ऐसे भी फैक्ट्स जो है मौजूद है हमारी इकोनॉमी में जो हमारी इकोनॉमी का दूसरा चेहरा भी दिखाते हैं एक तरीके का। वो क्या इन्होंने कहा कि भैया आप जो है अगर हम इतने बड़े इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, वर्ल्ड में जो है सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमीज़ में हैं, और हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं, और हमारे 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होने वाली है, लेकिन फिर भी अभी ही जल्दी नवंबर में ही 2023 में ही गवर्नमेंट ने जो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो अनाज उपलब्ध करवाती है गरीबों को हमारी सरकार, उसने इसको 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया कि हम अगले 5 साल तक जो है गरीबों को फ्री में अनाज देते रहेंगे। और कितने लोग इसमें कवर होते हैं हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, लगभग
81.35 करोड़ लोग जो है 1 जनवरी 2024 के आंकड़े के अनुसार 81.35 करोड़ लोग किस में आते हैं? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। लगभग पूरी पॉपुलेशन का 57% लोग जो है गरीब कल्याण योजना, मतलब कि बीपीएल ही कह लो, एक तरीके से पॉवर्टी लाइन के नीचे के ही लोग कह लो, वो जो है इसको जो है उनको इसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी ग्रो कर रही है तो इतने लोगों को, इतने परसेंटेज के लोगों में आपको जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या जरूरत है। और वो कह रहे हैं कि ये डुअल फेस दिखा रहा है, क्योंकि जो चीज़ों को ग्रोथ हमारी जो है गवर्नमेंट दिखा रही है कि इन चीज़ों में इतनी ग्रोथ हुई, इन चीज़ों में इतनी ग्रोथ हुई, वो एक तरीके से वो ग्रोथ कुछ एक परसेंटेज मात्रा में लोगों के ही तक अवेलेबल है। वो ट्रिकल डाउन करके, वो रिस्क करके नीचे जो एकदम मार्जिन पे लोग हैं वहां तक जो है हमारी ग्रोथ नहीं पहुंच पा रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट को अभी इतना देने की जरूरत पड़ रही है। और अगली बात इन्होंने क्या कही? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड, इंडियाज पॉपुलेशन इज नाउ अ लिटिल ओवर 1428 मिलियन से थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है हमारी। लगभग आप कह लो कि 140, 142 या 42, 145 करोड़ के आसपास इस टाइम पे हमारी जो है पॉपुलेशन इंडिया में है। ये किसके आंकड़े के अनुसार है? ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग जो है इतनी पॉपुलेशन अभी इंडिया की है। और उसमें से 813 मिलियन, मतलब कि 81.3 करोड़ लोग, पीपल आर अवेल फ्री फूड ग्रेन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। उनको फ्री फूड मिलता है, फ्री फूड ग्रेन्स मिलते हैं, फ्री में अनाज दिलाया जाता है सरकार की तरफ से। तो ये एक तरीके का आप कहिए उसका दोहरा चेहरा ही तो दिखा रहा है। एक तरफ हम इतना ग्रो कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतनी बड़ी जनसंख्या को हम जो है ग्रेन प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी फ्री में। It contains 57% of the population. When the economy grows and such a large share of the population depends on the free food grains from the government, it indicates that the benefit of growth are not trickling down. ट्रिकल डाउन करना मतलब कि रिसना, एक तरीके से मान लीजिए ऊपर से कोई चीज़ पहुंचाई गई, कोई लाभ दिया गया तो वो नीचे होकर के आ रहा है कि नहीं। ट्रिकल डाउन होने का मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्रिकल डाउन का मतलब ऐसे आप समझ लो कि आपने मान लो यहाँ पे पानी डाला तो ये रिस्क करके नीचे तक पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बस यही समझो है ट्रिकल डाउन। तो मतलब कि यहाँ से गवर्नमेंट ने जो है कोई लाभ दिया, कोई योजना, किसी स्कीम का लाभ दिया, वो नीचे तक लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं। जो ग्रोथ है हमारी ऊपर, जो ग्रोथ दिखाई दे रही है, हमारा इंडिया काफी ग्रो कर रहा है, तो वो नीचे तक भी उसका जो है दिखाई दे रहा है कि नहीं, नीचे तक भी लोग ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। तो ये इसका दोहरा चेहरा दिखाता है। अगली चीज, ये सेकंड, इन एन एरा ऑफ हाई ग्रोथ के काल में द डिमांड फॉर वर्क अंडर द महात्मा गांधी, जो हमारा मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, अभी तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिमांडिंग हो रही है उसमें है काम करने के लिए लोगों की। वो ज्यादा काम करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बहुत हाई ग्रो कर रहे हैं और ये एक तरीके का अनस्किल्ड लेबर का जो है काम होता है मनरेगा में, तो वो इतने लोग क्यों यहाँ पे आ रहे हैं? द ग्रोथ ऑफ रूरल जॉब्स अंडर मनरेगा शोज 11% इंक्रीज इन दिस फिजिकल अंटिल दिसंबर। अभी दिसंबर तक में जो है 11% की ग्रोथ देखने को मिली है वहां पे जॉब्स की, जो लोग डिमांड कर रहे हैं जॉब की मनरेगा में, कंपेयर्ड विद द करस्पॉन्डिंग पीरियड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल से अभी के साल में 11% लोगों ने जो है ज्यादा डिमांड करी है। मान लो कह लो आप 1 लाख लोग करते थे, तो अब 11,000 लोग उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा मांग करने लगे कि हमें भी जॉब चाहिए मनरेगा के अंतर्गत में। बिटवीन अप्रैल दिसंबर 2023 231.34 करोड़ पर्सन डेज वर जनरेटेड अक्रॉस ऑल स्टेट्स। दिस इज हायर देन द नंबर ऑफ पर्सन डेज जनरेटेड बिटवीन अप्रैल दिसंबर 2020 when COVID-19 and the lockdown caused a spike in the unemployment rate and increased demand for मनरेगा। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि 231.34 करोड़ पर्सन डेज जो है सारे स्टेट्स ने मिलकर के, क्योंकि 100 दिन का गारंटी स्कीम होता है ना, तो 231.34 करोड़ दिन तक का जो है गारंटी डेज जो है उन्होंने जनरेट किया हुआ है, जो कि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है। 2020 से जब लॉकडाउन लगा था उससे तो अभी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब लोग बाहर निकले हैं तो खाने पीने की चीज़ें तो चाहिए ही। वाइल ऑफिशियल डेटा फॉर द पीरियड 2022-23 द डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट, जबकि हमारा जो ऑफिशियल डेटा है, जो गवर्नमेंट का डेटा है, वो दिखाता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें कमी देख रहे हैं हम, कमी हो रही। लेकिन वहीं पे ही अगर देखेंगे कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो लगभग 45% रोजगार कौन दे रहा है? हमारा कृषि क्षेत्र दे रहा है। हमारे पूरे रोजगार में सबसे बड़ा चंक किसका है?
45% का वो है हमारे एग्रीकल्चर का। अब इसी से आप समझ सकते हो कि एग्रीकल्चर का दोस्तों कि वहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एक डिस्गाइज्ड मतलब कि छिपी हुई बेरोजगारी। अब जितना एग्रीकल्चर लैंड में एक जो है मान लो 1 एकड़ की ज़मीन है, वहाँ पे 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे ज़बरदस्ती के 10 लोग लगे हुए हैं। तो वो 5 लोग जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, अगर वो नहीं भी लगे होते तो भी जो पहले के 5 लोग लगे थे उनसे जो है उतना ही उत्पादन होता है, उतना ही प्रोडक्शन होता जितना जो है 10 लोगों के लगने के बाद हो रहा। तो वो जो 5 लोग एक्स्ट्रा लगे हैं वो एक तरीके से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड हैं, वो जो है छिपे हुए बेरोजगार लोग हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो है उतना अपना प्रोडक्शन वहाँ पे अपनी कैपेबिलिटी को यूज नहीं हो रही है उनकी, वो जबरदस्ती का वहाँ पे काम कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 45% काम तो हमारा वर्क इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये काम तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हो रहा है, रोजगार दे रहा है। इन अनदर इंस्टेंस द रिस्पॉन्स इन हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश टू एडवर्टाइजमेंट, और अभी आपने देखा होगा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो है कुछ वहाँ के 10,000 लोगों को के आसपास उनको कहाँ पे भेजा जा रहा था, इसराइल में भेजने की बात कही गई थी कि वहाँ पे जो है जो मैनुअल लेबर का काम है वहाँ पे मिलेगा, लाइक चेयर बनाने वगैरह का, लोहे वगैरह को फोल्ड करने का, पेंट वेंट करने का, ये सारे काम के लिए यहाँ से लोगों को भेजा जा रहा था वहाँ पे। जबकि अभी इजराइल और हमास का, इजराइल और फिलिस्तीन का कितना ज़्यादा मामला अभी चल रहा है, और आप देखेंगे कि आज की न्यूज़ में है लगभग 30,000 लोग मारे जा चुके हैं गाज़ा में, और अब गाज़ा एक तरीके से महामारी और भुखमरी के कगार पे पहुँच चुका है। बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है गाज़ा की, और काफ़ी कंट्रीज़ उसके लिए आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन इजराइल है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लोग पहुंचे, लेकिन वहां से भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। वहां से जो सुनवाई हो रही, क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो उसके जो वर्डिक्ट देता है, जो जजमेंट देता है, वो एक तरीके से बाध्यकारी तो होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास उसको लागू करवाने का कोई जो है मौजूद नहीं है, कोई जो है एक आप कह लीजिए कि चीज़ें मौजूद नहीं है, तंत्र मौजूद नहीं है उसको लागू करवाने का, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए वही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी जो है इजराइल भेजे जा रहे हैं, जो वॉर हिट एरिया है वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग भेजे जा रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा रोजगार जनरेट हुआ है, हुआ भी होगा तो एक हमारी इकोनॉमी का ये दूसरा भी फेस है, दूसरा भी चेहरा है। एक अच्छा वाला चेहरा है तो ये एक बहुत लो वाला भी चेहरा है। द डुअल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इज अ स्टार्क व्हेन वी एग्जामिन रूरल इनकम्स एग्रीकल्चर, और हम जब जो है, और हमारा दूसरा चेहरा वहाँ पे भी दिखता है जब हम रूरल इनकम को एग्जामिन करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की इनकम में इंक्रीज हुआ है, जो उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। गवर्नमेंट तो कहती है कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें कमी देखने को मिलेगी। जैसे इन्होंने क्या बात कही है ऑथर ने, वी एग्जामिन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर रूरल रियल वेजेस। जो रियल वेजेस है, रियल वेजेस क्या होती है, जब हम उसको इन्फ्लेशन के साथ में एडजस्ट करके देखते हैं तो वो रियल वेजेस होती है। जैसा कि हमने इन्फ्लेशन को उसमें नहीं जोड़ा तो वो जो है नॉमिनल वेज हो गई दोस्तों, ठीक है। रियल वेज क्या होगी, जब हम इन्फ्लेशन को उसमें से माइनस कर देते हैं अपनी वेज में से। जैसे आप अगर 100 रुपए की कमाई कर रहे हो, आज मान लो आप 2015 में 100 रुपए की कमाई करते थे, और उस टाइम पे 10% मान लो इन्फ्लेशन था, और अभी आप 2020 में आकर के 150 या 120 की आपकी कमाई हो गई, इनकम बढ़ गया। लेकिन ये जो है परसेंटेज में अगर 10 से 20% हो गया, ये मान लो आपका इन्फ्लेशन का रेट, तो वो जो है इन्फ्लेशन ने आपकी जितनी कमाई थी उसको तो इन्फ्लेशन खा गया, ठीक है। इन दाम बढ़ने की वजह से अभी आप 100 रुपए का एक बिस्किट ले रहे थे, और जो है 2020 में जा करके, मान लो 2015 में आप 100 रुपए की एक बिस्किट का पैकेट ले रहे थे, और 2020 में जा करके वही बिस्किट का पैकेट आपको जो है 150 रुपए का मिल रहा है, और आपकी इनकम कितनी बढ़ी है, 100 रुपए जो इनकम थी वो बढ़ करके 130 रुपए हो गई, 140 रुपए हो गई, तो भी तो वो 10 रुपए एक्स्ट्रा में आपको देना पड़ रहा है वहाँ पे। तो ऐसे जो है जब हम इसको एडजस्ट करके देखते हैं और इन्फ्लेशन को निकाल देते हैं, तो हमें हमारी रियल और वास्तविक मजदूरी जो है उसका आंकड़ा मिलता है हमें। वेजेस ग्रू एट 8.6%, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर रूरल रियल वेजेस 8.6% की दर से वो जो है ग्रो किया है। एग्रीकल्चर जो है रूरल में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर है कृषि क्षेत्र का, और नॉन कृषि क्षेत्र जो है, जो कृषि क्षेत्र संबंधित नहीं है, जो अदर काम होते हैं गांव के एरियाज में, उनसे संबंधित चीज़ों में जो लोग लगे हैं उनकी रियल वेज कितनी ग्रू करी है, 8.6% तक ग्रू करी है, एंड 6.9% पर एनएम ड्यूरिंग 2019 और 2009-10 के बीच में। 2009-10 के बीच में कितनी थी ये, 2009-10 के बीच में ये
6.9% टू 2013-2014, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 2009-10 में हमारी जो है 8.6% की जो है ग्रोथ थी हमारे जो है रूरल इनकम की, रूरल इनकम में, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर में, और 2013-14 में होकर के कितनी हो गई वो, 2013-14 में 6.9% की हो गई वो उनकी रूरल इनकम, 8.6 से गिर के 6.9% हो गई। और वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग 2014-15 टू 2018-19 ग्रोथ ऑफ रियल फार्म एंड नॉन फार्म वेजेस डिसलरेटेड टू 3.3% एंड 3% पर एनम। मतलब कि ये जो रियल वेज है वो घटती ही चली गई, और 2014 और 2015 में आप देखेंगे तो 3.3% का रियल वेज मिल रहा था, और वो भी कम होकर 2018-19 में कितना हो गया, 3% हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली है हमें रियल वेज में भी। हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, तो हम इस चीज़ को कैसे ही कह सकते हैं। और आगे इन्होंने क्या कहा, इन द लास्ट 5 years 2019-2023 द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ रियल रूरल वेज वॉज हैज, अभी जो एकदम रिसेंट का आंकड़ा है उसमें क्या हुआ है कि जो हमारा एनुअल रियल वेज है वो बढ़ना तो छोड़ो, वो तो माइनस में चला गया है, -0.6%, और जो है -1.4%, नॉन एग्रीकल्चर में -1.4% तक हो गया है, और एग्रीकल्चर में 0.6% के आसपास हो गया है। ये माइनस में जाने का क्या मतलब है, देखिए एक होती है ग्रोथ, मान लीजिए 2015 का टाइम है, तो अभी आप देखिए कि यहाँ पे 100 रुपये आपकी इनकम थी, अब 2016 में आप गए, 16 में गए, ये बढ़ के मान लो 150 रुपये की इनकम हो गई, ठीक है, 150, तो यहाँ से यहाँ ये कितना बढ़ा, 50% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और यहाँ पे 2017 में आप गए और 150 की जगह अब ये जो है 160 हो गई या 170 हो गई, 170 हो गई, 170 बढ़ी। तो यहाँ पे देखिए जो ये 150 बढ़ी थी, ये तो 50% था ना, लेकिन 50 से जो 20 गई थी ये तो इससे काफी ज्यादा कम परसेंटेज में बढ़ा ना, तो ये बढ़ तो रहा है लेकिन परसेंटेज का जो ग्रोथ है वो कम हो गया। और यहीं पे जब हम देखेंगे कि माइनस में चला गया, तो ये ग्रोथ ना होकर के जितना हमारा रियल था इसमें भी जो है कमी देखने को मिल गई हमें, तो ये माइनस होने का मतलब है, ठीक है। देखिए मैं कंसेप्ट समझा सकती हूँ, मेरी मैथ बहुत ज़्यादा उम्दा नहीं है दोस्तों, तो मैं कंसेप्ट तो समझा सकती हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाए। द स्लो ग्रोथ ऑफ रूरल इनकम्स एंड इट्स रोल इन perpetuating dualism is corroborated by the level of indebtedness among household। काफ़ी ज़्यादा जो है हाउस होल्ड पे ऋण भी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, हाउस होल्ड पे जो ग्रामीण एरियाज़ में है वहाँ पे भी, और जो अर्बन एरियाज़ में है वहाँ पे भी। तो यहाँ पे कुछ जो है हाउस होल्ड के ऊपर जो डेट है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस पूरे आर्टिकल में। और फिर लास्ट में इन्होंने क्या बताया है कि SDG टारगेट जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है, हम इन्हें क्या टारगेट, ड्यूरिंग द पीरियड 2024-29 इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस द 5 ट्रिलियन मार्क एंड इट इज लाइकली टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम 2024 से 2019 के बीच में हम सोच रहे हैं कि हम आगे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे, जबकि अब हमें फाइनल पता कब चलेगा, 2030 में। द वर्ल्ड विल अप्रोचिंग द डेडलाइन टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का प्लेज लिया था, प्रतिज्ञा ली गई थी कि 2030 तक हमें इन चीज़ों को कमी करनी है, जैसे कि जीरो हंगर कर देना है, पॉवर्टी को कम कर देना है, पीने वाला पानी जो है सबको अवेलेबल होना चाहिए। कुछ कुछ ये टारगेट्स हैं वो आगे हम देख लेंगे SDG के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में भी और आते रहते हैं, तो वहाँ पे भी टोटल हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं SDG के बारे में। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये आर्टिकल में कह रहे हैं कि अब ये जो है ये प्रॉपर अब आने वाला 2030 में कितना 6 सालों के बाद में, तब हमें एक्यूरेट फिर आइडिया लग ही जाएगा कि आखिरकार हमने कितना जो है किस लेवल तक का हमने जो है प्रोग्रेस किया है, यहाँ पे एक्चुअल हमें वहाँ पे पता चल जाएगा। गिवन द प्रेजेंट सिनेरियो अ नंबर ऑफ कंट्रीज आर लाइकली टू फॉलिंग बिहाइंड द अचीविंग द टारगेट्स। अभी के सिनेरियो में बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जो टारगेट को अचीव करने से बहुत पीछे चल रही हैं। The extent of India's slippages in achieving SDG target would expose claim of the growth and size of the economy। और ये कह रहे हैं कि अगर जब SDG का प्रॉपर आएगा, जब आंकड़ा बाद में 2030 के आसपास, तो सबको पता चली जाएगा कि हम कितना ग्रोथ का टारगेट हम बता रहे हैं और एक्चुअल में हमने कितनी ग्रोथ करी हुई है। जेन्यूस फेस ऑफ द इकोनॉमी नीड्स टू शो एटलीस्ट अ टेंडेंसी टुवर्ड्स कन्वर्जेंस बाई देन। जेनूस फेस्ट मैंने आपको बता दिया जेनूस फेस्ट क्या होता है दोस्तों। और ये है एक आर्टिकल हमारा इंडियाज फाइट अगेंस्ट रेयर डिजीज। और इसके पहले मैं आपको एक सेकेंड दोस्तों, कहाँ गया,
शायद से लग नहीं पाया एसडीजी के बारे में। चलिए कोई ना, उसको अगले के आर्टिकल में हम एसडीजी के बारे में टोटल डाल देंगे दोस्तों कि एसडीजी के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। 2015 में जब हमने जो है ये प्लेज लिया था कि 2030 तक हम जो है कुछ हमने 17 गोल्स डिसाइड किए थे, और वहाँ पे जो है उन गोल्स को लेकर के कि हाँ 2030 तक ये सारी कंट्रीज जो है पूरी वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज़ हैं सब ये सारे गोल्स को अचीव कर लेंगी 2030 तक, जिसमें हमने ज़ीरो हंगर का एक टारगेट रखा था। पॉवर्टी जीरो हो जाए, मतलब कि हंगर जीरो हो जाए, भूख जो भूख है लोगों की भूखमरी है वो 0% पहुंच जाए, पोर्टेबल वाटर सबके पास हो जाए, पीने योग्य पानी हर किसी को प्रोवाइड होने लग जाए। तो कुछ कुछ ऐसे टारगेट जो 17 टारगेट्स थे जो हम आगे आने वाले जो है किसी स्लाइड में देख लेंगे, कल या परसों की स्लाइड में, क्योंकि एसडीजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी चीज़ें देखेंगे। और यहाँ पे ये शशि थरूर जी का एक आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है? इंडियाज फाइट अगेंस्ट रेयर डिजीज। रेयर डिजीज क्या है दोस्तों? रेयर डिजीज मतलब कि बहुत रेयरली होती है और ये एक तरीके की जेनेटिक डिजीज भी हो सकती है। रेयर डिजीज जैसे कि यहाँ पे आंकड़े के हिसाब से इन्होंने बताया कि एफ्लिक्ट 1 और लेस पर 1000 पॉपुलेशन, किसके अकॉर्डिंग? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग 1000 पे लगभग एक व्यक्ति हो या एक व्यक्ति से भी कम जो है उस परसेंटेज में जिनको वो डिजीज होती है वो रेयर डिजीज कही जाती है। बहुत रेयर डिजीज है और रेयर लोगों में होती है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी मात्रा में लगभग 20 लाख कह लीजिए, 25-30 लाख के आसपास भी सारा मिला लिया जाएगा तो इतने लोग मिल जाएंगे जो रेयर डिजीज से जूझ रहे होंगे। और ये काफ़ी अजीब तरीके की रेयर बीमारी होती है और इनका जो है इनके इलाज में क्या पूरी ज़िंदगी भर भी इनका इलाज चल सकता है और इनको जो है इलाज करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने, और आज जो है क्या है, 29 फरवरी है, 29 फरवरी है दोस्तों। आज 29 फरवरी को ही रेयर डिजीज डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 29 फरवरी को? 29 फेब, मतलब फरवरी के लास्ट डे में। अब की बारी तो फरवरी 29 की हुई क्योंकि ये लीप ईयर है। लीप ईयर कब आता है? लीप ईयर है ये। लीप ईयर कब आता है दोस्तों? ये आता है हर 4 साल में आता है, ठीक है। तो अब की बार की फरवरी हमारी जो है 29 तारीख की है, और हर साल फरवरी का जो लास्ट डे होता है उसी डे को हम मनाते हैं क्या? रेयर डिजीज डे मनाते हैं, ठीक है। रेयर डिजीज डे मनाते हैं, जो दुर्लभ डिजीज हैं, बीमारियां हैं, उन्हीं के दिवस के रूप में हम मनाते हैं फरवरी के लास्ट दिन को, ठीक है। द ट्रेजिक डेथ ऑफ 19-year-old चाइल्ड एक्टर सुहानी भटनागर फ्रॉम डर्मेटोमायोसिटिस। ये जो सुहानी भटनागर थी 19 साल की थी, उनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, और वो आप देखेंगे शायद से दंगल गर्ल के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। उन्हीं की बात कही जा रही है। फ्रॉम डर्मेटोमायोसिटिस नाम की उनको बीमारी थी, एक रेयर डिजीज है, उनको हुआ था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये रेयर डिजीज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गई है। अ रेयर डिसऑर्डर दैट कॉज इन्फ्लेमेशन इन मसल्स। वो मसल्स के अंदर में इन्फ्लेमेशन जो है, एक तरीके की कहिए मसल्स को क्लॉट कर देना या उसमें जलन बहुत ज़्यादा होना, इन्फ्लेमेशन होना मसल्स के अंदर, वो जो है इस तरीके की प्रॉब्लम होती है किसमें? डर्मेटोमायोसिटिस में होती है ये प्रॉब्लम। यही हुआ था उनको जो है सुहानी भटनागर को। केम इन द सेम मंथ एज रेयर डिजीज डे, और वही कह रहे हैं कि इसी मंथ में आया है, जिस मंथ में ही जो है, जिस मंथ के लास्ट डे को जो है हम रेयर डिजीज डे के नाम से मनाते हैं, विच इज मार्क्ड टुडे, जो आज है। द लास्ट डे ऑफ फरवरी एवरी ईयर इज consecrated to support crores of individuals who because of their rare medical conditions have long been neglected and stigmatized, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, मतलब कि उनके लिए ही ये डिनोट है ये पूरा दिन, जो काफ़ी ज़्यादा स्टिग्मेटाइज कर दिए जाते हैं क्योंकि उनका बहुत डिफरेंट टाइप की बीमारी हो जाती है, तो लोग उनको सोसाइटी में बहुत अलग नज़रिए से देखने लग जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो इन्होंने बताया कि 1000 की पॉपुलेशन में एक व्यक्ति या एक से भी कम जो है व्यक्ति ऑन एन एवरेज मिल सकता है ये रेयर डिजीज़ का, और टोटल barely 5% of the 7,000 known disease worldwide are ट्रीटेबल। और 17,000 जो है टोटल नॉन डिजीज हैं, रेयर नॉन डिजीज हैं पूरी दुनिया में, उनमें से भी जो है सिर्फ 5% को ही जो है ट्रीट किया जा सकता है। पूरे वैश्विक स्तर पर जो है सिर्फ 5% को ही सही किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, बाकी का हमारे पास ट्रीटमेंट ऐसा अवेलेबल नहीं है। और उनमें क्या है, जैसे मोस्ट
पेशेंट्स टिपिकली रिसीव ओनली बेसिक ट्रीटमेंट दैट अलिविएट्स सिम्टम्स। कुछ सारे पेशेंट्स को मतलब सिर्फ बेसिक ट्रीटमेंट ही मिल पाता है जो कि उनके इस सिम्टम्स को और ज़्यादा बढ़ा देता है बाद में। सम रिक्वायर्स एक्स्ट्रा एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है कि बहुत ओवर, एक्स्ट्रा होना, मतलब एग्जॉर्बिटेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा, जैसे एग्जॉर्बिटेंट डिमांड हो गई, बहुत ज़्यादा डिमांड कोई करने लग गया, ओवर डिमांड करने लग गया किसी चीज़ की। या एग्जॉर्बिटेंटली प्राइज्ड मतलब कि ओवर प्राइज्ड, किसी चीज़ को जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइज कर देना। एंटीडोट्स एंड सपोर्टिव मेडिकेशन थ्रू आउट देयर लाइफ विच दे कैंट अफोर्ड, और बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ होती हैं जो कि पूरे लाइफ टाइम उनको यूज़ करनी पड़ सकती हैं, जो कि उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट के लिए उन्होंने सजेशन दिया कि भाई गवर्नमेंट आप इसमें कुछ करिए। तो गवर्नमेंट लेकर के आई थी एक पॉलिसी। वो पॉलिसी कौन सी थी? नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, एनपीआरडी, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज करके 2018 में गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर के आई थी, जो कि पॉलिसी भी हम इम्प्लीमेंट सही से नहीं कर पाए। नहीं, 2021 की थी ये, 2021 की लेकर के आए थे, 2021 और 2017-18 में भी हम एक पॉलिसी लेकर के आए थे, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इशू आ रहा था। फिर हमने उस जो है फिर विड्रॉ कर लिया, फिर हमने उसको लागू नहीं किया, हटा दिया था क्योंकि उसमें हमारे लिए प्रॉब्लम आ रही थी। आफ्टर मेरी नजर फ्रॉम द कोर्ट ने कई बारी जो है जो हमारे गवर्नमेंट को बोला कि आप इस पे कुछ एक्शन लीजिए, कुछ करिए इन सब सारी चीज़ों पे, तो फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था, लेकिन वो फिर इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, फिर उनको हटाना पड़ गया। दूसरी पॉलिसी ये 2021 में लेकर के आए थे, एनपीआरडी, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, लेकिन ये भी कर नहीं पाए, इसको भी लागू नहीं कर पाए वो सही से। तो ये भी जो है एक तरीके से ठंडे बस्ते में ही पड़ी हुई पॉलिसी है। आफ्टर मेनी इंडिया अकाउंट्स फॉर 1/3 ऑफ ग्लोबल रेयर डिजीज इंसिडेंट्स। इंडिया 1/3 पूरी दुनिया में जितने रेयर डिजीज होते हैं उसका 1/3 जो है इंडिया में होता है। लगभग 450 आइडेंटिफाइड डिजीज, 450 आइडेंटिफाइड डिजीज हैं इंडिया में जो रेयर डिजीज के नाम से जानी जाती हैं, ये भारत में है, और दुनिया का 1/3 है लगभग इंडिया में ही। द रेंज फ्रॉम वाइडली नोन वन सच एज, कौन कौन सी आती हैं रेयर डिजीज में? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ये रेयर डिजीज के नाम है, याद ध्यान रखना है आपको। ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी मैं बोल दे रही हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, तो क्योंकि कई डिजीज हैं तो ऐसे लिखना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। देखिए, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एंड गॉशर्स डिजीज, GAUCHER, गॉशर्स डिजीज ये भी है हमारी जो है। और टू लेसर नोन वन सच एज म्यूकोपॉलीसैचर, ये भी लिख दूं मैं शायद से आपको। आप देखेंगे थैलेसीमिया वगैरह भी जो है इसमें आ जाती है, जो रेयर डिजीज के नाम पे। आप कई बार आप वीडियो यूट्यूब पे चला रहे होंगे तो बीच में ऐड आ जाता है, कुछ बच्चे बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, उन पे जो है वो एक तरीके का रेयर डिजीज ही होता है, जैसे बच्चों को हो गया होता है, फिर उनको जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो कई NGOs उसका साथ देते हैं। लेकिन अब आज के टाइम पे हर कोई जो है एक तरीके से शक की नज़र से देखता है हर चीज़ों को, तो कोई इतना डोनेट भी नहीं करना चाहता है। तो इसके लिए फाइनली गवर्नमेंट को ही डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा इस चीज को लेकर के। गॉशर्स डिजीज टू लेसर नोन वन सच एज म्यूकोपॉलीसैचर्स आयोडोसिस टाइप 1 एंड विप्पल्स डिजीज भी है, ये भी एक जो है रेयर डिजीज का नाम है। रफली अबाउट 8 करोड़ to 10 करोड़ इंडियंस सफर फ्रॉम ओनली रेयर डिजीज ऑफ अनदर ओवर 75 और चिल्ड्रेन, और 8 से 10 करोड़ लोग जो है इंडिया में रेयर डिजीज से सफ़र करते हैं, और इसमें भी 75% जो है कौन होते हैं? बच्चे ही होते हैं। इसमें रेयर डिजीज के जो है चपेट में आते हैं, कौन आते हैं? बच्चे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि या तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा देखना चाहिए कि जो माता होती है, गर्भवती होने वाली होती है, जिसमें रेयर डिजीज जो है एक तरीके का जेनेटिक भी हो सकता है, तो उनकी जो है पहले से ही गर्भावस्था होने से पहले प्री नेटल केयर करो, उनकी बच्चा होने से पहले और गर्भ धारण करने से पहले उनको हॉस्पिटलाइज करवाओ, या उनको देखो कि इनको ऐसी प्रॉब्लम तो हो नहीं सकती जो कि बच्चे में ट्रांसफर हो जाए बाद में, तो उन सब चीजों को देखना पड़ेगा। डायग्नोसिस ओवरलुक्ड रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स अपार्ट
ये दीज डिजीज आर लार्जली ओवरलुक्ड, अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा इन पे ध्यान नहीं दिया जाता सारी जो है डिजीजेस पे, जबकि इतने ज़्यादा पॉपुलेशन को ये है यहाँ पे। रिसोर्सेज कंट्रेंस अपार्ट इंडिया लैंग्वेजेस नियर द बॉटम ऑन अवेयरनेस की भी कमी है हमारे यहाँ पे। रिसोर्सेज के साथ साथ में डायग्नोसिस वगैरह भी नहीं हो पाता है सही तरीके से। एंड ड्रग डेवलपमेंट फॉर रेयर डिजीज, और हमारे पास ड्रग भी, दवाइयाँ भी, उसका डेवलपमेंट भी सही से नहीं हुआ है रेयर डिजीज को लेकर के। आफ्टर मेरी नजर्स फ्रॉम द यही कि फिर जो है कई बारी कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट को इस पे जो है स्टेप लेने के लिए, तो गवर्नमेंट ने 2017 में लेकर के आई थी, लेकिन फिर उसने जो है 2018 में ही उसको विड्रॉ कर लिया। जो भी पॉलिसी लेकर के आई थी, पॉलिसी क्या थी, वेलफेयर फॉर्मुलेटेड अ नेशनल पॉलिसी लेके आई थी, फिर उसको जो है उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री ने फिर से हटा लिया था उस पॉलिसी को, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। और आगे एंड कंफ्यूजन रिगार्डिंग डिजीज कवरेज में कौन कौन आएगा लोग, उसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, एंड कॉस्ट शेयरिंग कैसे होगी, रिवाइज पॉलिसी द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज ये लेकर के आई 2021 में, और जो भी अभी भी ठंडे बस्ते में ही एक तरीके से। वी स्टिल डोंट डिफाइन रेयर डिजीज, अभी भी इंडिया में हमने रेयर डिजीज को सही तरीके से डिफाइन नहीं किया है कि कौन सी बीमारी कैसे जो है इस डिजीज में आएगी। जो भी वर्ल्ड वाइड है और इंडिया में मिल रही, हमने उसको एक तरीके से कैटेगराइज ऐसे ही कर दिया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से हमने जो है कैटेगराइज नहीं किया। एपिडेमोलॉजिकल असेसमेंट मतलब कि जो एक तरीके की महामारी टाइप की जो चीजें होती है उसके लिए असेसमेंट आर नॉट द गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट की ये जो गवर्नमेंट ने कहा कि ये हमारी जॉब नहीं है। टाइमली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस इंडिस्पेंसिबल फॉर द रोबस्ट मैनेजमेंट ऑफ एनी डिजीज, येट फॉर रेयर डिजीज parties it takes an average of 7 years for them their condition to be diagnosed। अगर जो है कोई पता भी चल जाता है तो लगभग 7 साल लग जाते हैं डायग्नोस होने में कि उनका ये रेयर कंडीशन है क्या, या और ये किस वजह से कैसे हुआ है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे हमारे यहाँ पे, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और जो फिजिशियंस है, डॉक्टर है, वो भी अनअवेयर होते हैं, उनको भी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। लेस देन 50% ऑफ द 450 ऑड रेयर डिजीज, जो 450 ऑड रेयर डिजीज है इंडिया में, उनमें भी 50% से कम जो है डिजीज को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है जो कि ट्रीट की जा सकती है। उसमें से 50% से भी कम ऐसी डिजीज हैं जो कि ट्रीटेबल हैं इंडिया में अभी। वर्स्ट ट्रीटमेंट अप्रूव्ड बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आर अवेलेबल फॉर जस्ट अबाउट 20 रेयर डिजीज। और जो डीजीसी है हमारा डीसीजी है, डीसीजीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने तो सिर्फ 20 ही ऐसे डिजीज को कैटेगराइज किया है रेयर डिजीज के तौर पे, जिनको हम जो है उन पे काम कर सकते हैं। फ्रॉम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अवेल्ड ओनली फ्रॉम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है जिसमें 20 डिजीज को जो है डिफाइन किया हुआ है। ड्रग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने 20 डिजीज को डिफाइन किया है, जिसमें हमारे पास जो है 11 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है जिनके तहत जो है इनकी जो है इनका इलाज जो है कराया जा सकता है। तो ये सेंटर्स बहुत कम है हमारे पास में और पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसके हिसाब से जो है ये सही नहीं होने के चांसेस है। इस पे गवर्नमेंट को अलग से काम करना पड़ेगा। विथ प्रीवियस ईयर हैविंग सीन रिडक्शन ऑफ अप टू 75% फ्रॉम द बजट एस्टिमेट, और जो बजट का एलोकेशन था रेयर डिजीज को लेकर के वो भी कम होते होते काफ़ी कम हो गया है। और अभी जो है 93 करोड़ का बजट, सिर्फ 93 करोड़ का ही बजट एलोकेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से रेयर डिजीज के लिए। तो 93 करोड़ देखते हुए ये, और रेयर डिजीज को देखते हुए, उसमें आने वाले खर्चे को भी देखते हुए, ये बहुत ज़्यादा कम बजट है। हालांकि जिस किसी को अगर रेयर डिजीज है तो गवर्नमेंट उसके लिए 50 लाख का जो है कुछ 50 लाख प्रोवाइड करवाने की बात करती है। अप टू 50 लाख इज अलाउड पर पेशेंट अंडर द एनपीआरडी गाइडलाइंस। जो ये गाइडलाइंस 2018 की आई थी, एनपीआरडी जो रेयर डिजीज की गाइडलाइंस थी, इसमें लगभग 50 लाख जो है एक पेशेंट को मिल सकता था, विच विल बी डिसबर्स टू द कंसर्न्ड सीओई, विच विल बी जो कंसर्न सीओई हैं, जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जहाँ जा करके वो अपना जो है दिखा सकते, चीज़ें कर सकते हैं, वहाँ पे अगर किसी एक पेशेंट के लिए 50 लाख जो है गवर्नमेंट इस जो है रेयर डिजीज के अंतर्गत में दे सकती है। लेकिन उनकी बीमारी को देखते हुए लाइफ लॉन्ग अगर ये बीमारी चलने वाली है तो इस पे जो है 50 लाख बहुत ज़्यादा कम है उसके हिसाब से, जिस हिसाब से वो बीमारी होती है। और कुछ लोग जिनके पास पैसा है वो बाहर से, कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं इन बीमारियों के लिए जो बाहर से मंगवाई जाती हैं, तो बाहर से मंगवाने पे गवर्नमेंट ने ऐसा तो किया है कि जो बाहर से दवाइयाँ मंगवाने वाली हैं रेयर डिजीज़ को लेकर के, उस पर उन्होंने टैक्स जो है समाप्त कर दिया है। लेकिन फिर भी हर किसी के पास ये अवेलेबल नहीं है, हर किसी को ये सुविधा नहीं है कि वो बाहर से दवाइयाँ मंगवा सके, क्योंकि
हर कोई इतना सक्षम नहीं है। तो यहाँ पे ये बातें कही जा रही दोस्तों, द कन्फ्यूजन शोज इन द फाइंड यूटिलाइजेशन फॉर फंड यूटिलाइजेशन, फंड का यूटिलाइजेशन भी सही से नहीं हो रहा। जो बॉम्बे में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा फंड का यूटिलाइजेशन हुआ। जो दिल्ली है वहाँ पे तो सिर्फ 20% का यूटिलाइजेशन हुआ है जो फंड गवर्नमेंट ने एलोकेट किया हुआ है। तो फंड का एलोकेशन जो हुआ भी है उसके साथ में वहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन भी सही से अभी तक नहीं हो पाया है। अब पोर्टल विद ओवर 1400 रजिस्टर्ड, और यहाँ पे बात कही कि कुछ एनजीओज और इन सब के माध्यम से पैसे को इकट्ठा कर लिया जाए, डोनेशन के माध्यम से लोग पैसे दे दें और फिर उससे हो जाए। तो कह रहे हैं कि एक जो है मान लो एक पोर्टल है जो 1400 रजिस्टर्ड पेशेंट है, उस पर रेयर डिजीज के 1400 रजिस्टर्ड पेशेंट है और उन्होंने 3 साल में कितना जो है डोनेशन प्राप्त कितना किया, बस 3 लाख रुपए का। तो कहाँ ये बीमारी इतनी बड़ी है और उसके लिए खर्चा कितना आएगा और डोनेशन इतना कम मिल रहा है। तो ये ऐसे डोनेशन तो मिलने वाला नहीं है, तो इस पर गवर्नमेंट को ही काम करना पड़ेगा। द वे फॉरवर्ड में इन्होंने यही बोला कि गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे और जो ये सीओईज है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इनके नंबर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट डिसबर्समेंट कर रही है, ये 50 लाख देती है, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। और ऊपर से जो बाहर से दवाइयाँ मंगवाई जाती हैं उस पर तो उन्होंने अगर टैक्स को हटाया, लेकिन जो हमारे इंडिया में होम ग्रोन जो हमारे खुद की बनी हुई दवाइयाँ हैं उन पे से भी इन टैक्स वगैरह को हटाया जाए, जिससे कि इनको थोड़ा सस्ते में दवाइयाँ उपलब्ध हो पाएँ। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई है और उनको जीएसटी से बाहर किया जाए उन सारी दवाइयों को। तो यहाँ पे इन्होंने ये रेयर डिजीज़ को लेकर के बताया। और हर साल के फरवरी के लास्ट दिन में जो होता है वो रेयर डिजीज़ डे मनाया जाता है। रेयर डिजीज़ डे, रेयर मतलब दुर्लभ होता है दोस्तों। रेयर डिजीज़ डे, रेयर डिजीज़ डे के रूप में मनाया जाता है ये, ठीक है, फरवरी का जो लास्ट का डे होता है। तो चलिए ये आर्टिकल था हमारा और यहाँ पे देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल साइंस डे था कल, जो है नेशनल साइंस डे था। तो वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन निकला हुआ था, ये द हिंदू का ही निकला हुआ क्वेश्चन। तो मैंने सोचा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और मुझे अच्छे लगे, तो मैंने सोचा एक बार आपसे जो है ये शेयर कर दिया जाए। जो हमारा 28 फ़रवरी को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है दोस्तों, नेशनल जो है साइंस डे मनाया जाता है। जो रैमन इफेक्ट था, रैमन प्रभाव था, उसी को लेकर के जो रैमन को फिर जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था 28 फ़रवरी को ही उनका रैमन इफेक्ट आया था और 28 फ़रवरी 1930 को उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो इसी डे को ही हम जो है नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं अपने यहाँ पे। और रैमन इफेक्ट क्या था, किसी ने शायद पूछा भी था, उसमें था कि कुछ जो है एक बारी वो यहाँ इंडिया से यात्रा कर रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे रैमन। आज के टाइम पे आप देखेंगे जो फिंगरप्रिंट वगैरह का काम होता है, जो स्कैनर होता है, आप देखेंगे स्कैनर एक तरीके से वो आप कह लीजिए रमन स्कैनर ही है, रमन प्रभाव से ही वो स्कैनर्स आज के टाइम पे बने हैं। आप देखेंगे उससे जो है कैंसर सेल्स को भी जो है पता लगाया जा सकता है स्कैन करके वहाँ से, क्योंकि इन्होंने जो अपनी थियरी दी थी उसमें क्या था कि उन्होंने लाइट को गुजारा, किसी ट्रांसपेरेंट जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर से लाइट को गुजारा, तो उनको ये पता चला कि ये जो लाइट गुजरती हैं इस जो है ट्रांसपेरेंट चीज़ से, तो स्कैटर हो जाती है कई स्पेक्ट्रोमीटर में, कई तरफ जो है स्कैटर हो जाती है और वो स्कैटर हो करके बिखर करके वो जहां से वो लाइट जा रही है वहां पे भी वापस लौट के आती हैं, कुछ उसमें जो है कुछ किरणें वहां पे भी लौट के वापस आ जाती हैं। तो इसकी वजह से ये संभव हुआ और यहाँ पे इन्होंने फिर पाया कि जितनी भी वस्तुएं पूरी धरती पे मौजूद है, पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, सबका एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन है चीज़ों का। मान लीजिए हाइड्रोजन कार्बन से सारी चीज़ें बनी हैं, दुनिया की हर चीज़ में आपको हाइड्रोजन कार्बन दिख जाएगा, लेकिन उसका जो एडजस्ट होने का तरीका है, उसका जो सेट होने का तरीका है वो इंसान में अलग होगा, किसी निर्जीव वस्तु में अलग होगा, किसी जो है अदर जानवर में अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे जब ये स्कैटर होकर लाइट उस पर पड़ती है तो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन जो है धीरे धीरे करके इस पर रिसर्च और ज़्यादा की गई, तो वहाँ से ये पता चल जाता है कि सामने जो है अगर इसका फॉर्मेशन, इसका सेट जो है इस तरीके से किया गया है तो ये जो है ये पदार्थ हो सकता है। तो इसी से विकास किस चीज़ का हुआ, स्कैनर का हुआ कि वहाँ पे एक लेज़र लाइट का भी आविष्कार हो गया बीच में। लेज़र लाइट का जब आविष्कार हो गया तो ये स्कैनर बनाने का काम और ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि लेज़र लाइट बहुत ही कम उसमें उसकी ज़रूरत होती है एनर्जी की, तो थोड़े से ही एरिया में जो है लेज़र लाइट को डाल दिया और किसी चीज़ से वो गुजारा गया, तो वहाँ से फिर जो लौट करके इन्फॉर्मेशन आई तो वहाँ से पता चला कि हाँ ये इसमें जो है ये चीज़ हो सकती है। जैसे बॉम्ब वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए आप देखेंगे मेट्रो स्टेशंस पे या जब कोई एरोप्लेन वगैरह से जा रहा होता है तो वहाँ पे जो स्कैनर वगैरह लगाते हैं, और भी आप कई जगहों पे जाएंगे, मॉल वगैरह में जाएंगे, वहाँ पे स्कैनर वगैरह लगाते हैं, तो वो इसी जो है थियरी पे काम करता है। और दोस्तों ये रमन स्कैनर कह लीजिए आप उसको, जो वहाँ पे
यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी और यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। साइंस डे पे कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन क्या आए थे, देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको गेस करना है इसमें से, आंसर हम बताएंगे आपको कोई आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, ही वॉज एन इंडियन फिजिसिस्ट, वो इंडियन फिजिसिस्ट थे, स्पेशलाइजिंग इन थियोरेटिकल फिजिक्स, थियोरेटिकल फिजिक्स में सैद्धांतिक जो भौतिकी है उसमें उनका स्पेशलाइजेशन था। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क विद आइंस्टीन, वो आइंस्टीन के साथ में काम करने के लिए फेमस हुए थे, जाने जाते हैं, आइंस्टीन के साथ में उन्होंने काम किया था। और उनका नाम आपको बताना है, नेम द साइंटिस्ट व्हाट इज द थियरी कॉल्ड, उनकी थियरी बताना है और उनका नाम बताना है कि वो कौन थे और जिन्होंने आइंस्टीन के साथ में काम किया और उनकी थियरी का क्या नाम था। तो अभी आप बता दीजिए अगर आप बता सकते हैं तो, नहीं तो हम जो है चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आंसर क्या है इसका, सत्येंद्र नाथ बोस, आइंस्टीन कंडेंसेट, और इनकी थियरी का नाम क्या था, आइंस्टाइन कंडेंसेट। सत्येंद्र नाथ बोस एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आप देखेंगे बोसॉन पार्टिकल्स आपने देखा होगा, वो भी काफ़ी न्यूज़ में था, जो पार्टिकल्स जिसको गॉड पार्टिकल्स भी बोलते थे, बोसॉन पार्टिकल, वो इनकी ही थ्योरी पे बेस्ड था। अगला क्वेश्चन क्या है, दिस साइंटिस्ट पायनियर्ड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेडियो माइक्रोवेव ऑप्टिक्स, जो रेडियो माइक्रोवेव ऑप्टिक्स होता है उसमें इन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च करी, उसमें जो है इन्होंने कुछ आविष्कार किया था। इन्वेंटेड द क्रिस्कोग्राफ एंड द क्रेटर ऑन द मून वॉज नेम्ड इन हिज ऑनर, और इन्होंने क्रिस्कोग्राफ का इन्वेंशन किया था और मून में कोई, मून पे क्रेटर, अभी जो हमारा मून है वहां पे कोई क्रेटर है, इनके नाम पे ही वो क्रेटर को रखा गया है। आपको बताना है वो जो है नाम इनका क्या था। एंड आइडेंटिफाई हिम वॉज नेम्ड इन हिज ऑनर, कौन सा उनके जो है सम्मान में कौन सा वो नाम रखा गया क्रेटर का, कहाँ पे, और आपको बताना है उनका नाम क्या था साइंटिस्ट का। तो यहाँ पे इनका नाम क्या था, जगदीश चंद्र बोस ही है ये, ठीक है, जगदीश चंद्र बोस। दिस साइंटिस्ट पायनियर्ड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेडियो माइक्रोवेव ऑप्टिक्स, रेडियो माइक्रोवेव ऑप्टिक्स में इन्होंने काफी अच्छा काम किया था। जगदीश चंद्र बोस हैं ये, एक सत्येंद्र नाथ बोस हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और दूसरे जगदीश चंद्र बोस, दोनों ही बोस हैं दोस्तों, ठीक है। काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं क्या बंगाल के लोग। क्वेश्चन नंबर 3, वाइडली कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारत का जो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके पिता कौन कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके पिता किनको कहा जाता है दोस्तों। दिस मैन वॉज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, एंड एटॉमिक एनर्जी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसके भी फाउंडिंग फादर थे। और दूसरा विच वॉज लेटर रिनेम्ड इन हिज ऑनर, और इनके नाम पे ही उसका नाम रखा गया था। ये न्यूक्लियर एनर्जी का जो क्षेत्र है, न्यूक्लियर एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट जो हमारे इंडिया में किया गया, ये उन्हीं के नाम पे बाद में उसको रख दिया गया। और ये जो है हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम के पिता कहे जाते हैं। आप इनका नाम बताइए अगर बता सकते हैं तो, ठीक है। तो ठीक है, चल लेते हैं हम नाम की तरफ। अगर आपने बताया होगा, होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा को ही जो है द साइंटिस्ट इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कौन कहे जाते हैं, होमी जहांगीर भाभा। और इसी नाम पे ये इस जगह भी का भी नाम है, आप देखेंगे तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, भारत के जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। ही इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिस्कवरी ऑफ नाइट्राइट केमिस्ट्री, और इन्होंने नाइट्राइट केमिस्ट्री की डिस्कवरी करी थी, उसकी खोज करी थी। इनका नाम क्या है, और ये भारतीय रसायन विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, ठीक है। नाम बताना है आपको, साइंस वाइंस पढ़ी होगी लोगों ने तो उनको मालूम होगा। प्रफुल्ल चंद्र रे, प्रफुल्ल चंद्र रे को भारत के रसायन का पिता कहा जाता है, ठीक है, रसायन विज्ञान का। दिस साइंटिस्ट नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द डिस्कवरी ऑफ नाइट्राइट केमिस्ट्री, नाइट्राइट केमिस्ट्री की इन्होंने डिस्कवरी करी थी। कोई केमिस्ट्री होगी, आई डोंट नो, नाइट्राइट केमिस्ट्री, बस मैं इतना बता सकती हूँ दोस्तों। साइंस वाले बच्चे इसको ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हु हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में प्राप्त करने वाले, नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, आपको उनका नाम बताना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में इन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था, कौन थे वो थे आपके सीवी रमन, हरगोबिंद खुराना। ये किसमें, मेडिसिन में किसने प्राप्त किया, फिजिक्स में किन्होंने प्राप्त किया, केमिस्ट्री में किन्होंने प्राप्त किया। तो आपका मेडिसिन में किन्होंने प्राप्त किया, सीवी रमन ने प्राप्त किया, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, वेंकी रामाकृष्णन। नेम द साइंटिस्ट हु हैव रिसीव द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मेडिसिन में
मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री में ये सारे लोगों को जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ है। सीवी रमन, ठीक है, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, वेंकी रामाकृष्णन, ये सारे लोगों को जो है मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला हुआ। हमारे इंडिया के भी बहुत से लोगों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। जो ये पहले एशियन थे जो क्या आप कहिए, सीवी रमन, जो रमन इफेक्ट को उन्होंने दिया था, वो पहले एशियन थे जो साइंस के क्षेत्र में उन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था 1930 में। 1928 में ही उन्होंने खोज करी, देखिए, और 2 साल बाद ही उनको नोबेल प्राइज मिल गया। और वो बहुत ज़्यादा एज के भी नहीं थे उस टाइम पे, बहुत कम एज के ही थे वो। 15 साल में ही उन्होंने, सीवी रमन ने ग्रेजुएशन कर लिया था, गोल्ड मेडल के साथ में ग्रेजुएशन कर लिया था भाई, सिर्फ 15 साल की उम्र में। हाँ, तो 15 साल में तो ऐसे ही बकैती करते रहते बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, मेघनाथ साहा वॉज एन इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स फिजिसिस्ट। ये खगोल भौतिकी वाले वैज्ञानिक थे, खगोल भौतिकी जो होती है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे कौन, मेघनाथ साहा, हु विद हिज डिस्कवरी अलाउड एस्ट्रोनॉमर्स टू एक्यूरेटली रिलेट द स्पेक्ट्रल क्लासेस ऑफ स्टार्स टू देयर एक्चुअल टेम्परेचर। व्हाट इज दिस, इट इज कॉल्ड। इन्होंने खोज क्या करी, विद हिज डिस्कवरी अलाउड, जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो खगोल शास्त्री थे, उनके लिए इन्होंने क्या खोज करी थी, एक्यूरेटली रिलेट द स्पेक्ट्रल क्लासेस ऑफ स्टार्स की जो स्पेक्ट्रल क्लासेस होती है, जो वहां से किरणें वगैरह निकलती हो, जो वर्णक्रम होता है, उसको लेकर के उनका एक्चुअल टेम्परेचर क्या होता है, और वो जो है उनका एक्चुअल स्पेक्ट्रल क्लास क्या होता है, वो किस वर्ण क्रम में निकलती होंगे, और उनका टेम्परेचर क्या होता है, इसकी खोज करी थी कि इन्होंने, मेघनाथ साहा ने। और ये जो खोज करी थी, इसका क्या नाम दिया गया था, नाम क्या था इसका, जानकी अम्मल बॉटनी एंड साइटोलॉजी। एक सेकेंड, सॉरी, ये है मेघनाथ साहा वॉज नोन फॉर दिस। आंसर क्या है, साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन। क्या नाम था इस चीज का, साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन नाम था, जो इन्होंने ये खोज करी थी। स्टार्स की स्पेक्ट्रो, जो उसकी वो वर्ण वगैरह होती हैं, जिसमें से लाइट निकलती है, उसके टेम्परेचर वगैरह को बताने के लिए एक एक्यूरेट तरीके से। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे आज की जो साइंटिफिक एक तरीके की एस्ट्रोलॉजी होती है, जो ज्योतिषाचार्य होता है, जिसमें साइंस वगैरह का लोग कहते हैं कि प्रयोग किया जाता है, तो वो सारी चीज़ों से ये थोड़ा सा रिलेट करता है ये। और ये इस फोटो में दी हुई कौन है, जानकी अम्मल, बॉटनी एंड साइटोलॉजी, जानकी अम्मल। आइडेंटिफाई दिस साइंटिस्ट नेम द फील्ड शी वॉज नोन। साइटोलॉजी से संबंधित थी, बॉटनी एंड साइटोलॉजी से, और इनका नाम क्या है, जानकी अम्मल। तो चलिए दोस्तों, तो इसी बात पे आज के हमारे जो आर्टिकल्स थे वो हो गए हैं समाप्त, हमने कर लिए हैं समाप्त। तो इजाज़त दीजिए, खाते पीते मस्त रहिए, और ये सारे आर्टिकल्स को एक बारी रिवाइज कर लीजिए या ध्यान से एक ही बार में पढ़ लीजिए दोस्तों। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स होते हैं, निकलते रहते हैं, उनसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अपना मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि आपको ही अपना ख्याल रखना है, कोई और नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही लंबी और थकावट भरी जर्नी है। तो कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, कभी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होगा, कभी आपको डाउन फील होगा। तो ये है दोस्तों कि ये चीज़ें हर किसी के साथ घटती हैं, कोई आप अकेले दुनिया में नहीं हैं जिसको ये लगता है कि नहीं मुझे तो अभी मेरा तो बहुत ही लो फील हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, कुछ लाइफ में होगा कि नहीं होगा। तो हर कोई ये चीज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज पे फील करता ही है दोस्तों। तो ऐसा सोच करके कि हाँ हम अकेले ही हैं और ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ मेरे ही साथ इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, तो आप बाहर निकल के थोड़ा नज़र दौड़ाएंगे तो आपको हर कोई और आपसे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से जूझता हुआ इंसान दिख जाएगा। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और जी जान लगा दीजिए, क्योंकि अब सच में आपके पास टाइम तो नहीं बचा है। अब मैं इस चीज़ को लेकर के आपको ये रिलैक्स तो नहीं कर सकती कि नहीं आराम आराम से पढ़िए, अब ज़ोर शोर से पढ़िए, टाइम बहुत कम बचा है आपके पास में। तो जितना पढ़ सकते हैं, जितनी तेज़ी से पढ़ सकते हैं, पढ़ाई करिए और ध्यान रखिए, खाते पीते मस्त रहिए। और ये देखिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको भी अच्छा फील होगा दोस्तों। तो देखिए सब्सक्राइब करिए, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा टाइम मत लगाइए सब्सक्रिप्शन में हमारे। हम यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लेकर के आते ही रहेंगे। तो चलिए इसी बात पे इजाज़त दीजिए दोस्तों, हमें और हमारे नोटबुक IAS के इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। खाते पीते मस्त रहिए
और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और साथ में ही हमारा ये चल रहा है दोस्तों, एक फाउंडेशन बैच चल रहा है जो कि दोनों ही लैंग्वेजेस में है। ये बेसिक टू एडवांस चलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। और ये देखिए यहाँ पे ये है, आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। आप या तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से जा करके नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल करके आपको ऐप मिलेगा प्ले स्टोर में, वहाँ पे जा करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना चाहते हैं तो। और भी हमारे चैनल्स पे बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं दोस्तों, तो आप उनको जो है देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ में चलते हैं दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं। हमारी सारी शुभकामनाएं हैं हमारे पूरी टीम की आपके साथ में आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए इजाज़त दीजिए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।